हल्की फुल्की मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग तो चल रही है, लेकिन अब बाजार आगे की दिशा क्या तय करेगा, ये बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी ज़्यादा चला नहीं था। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन इन खबरों का धीरे धीरे करके विश्लेषण करेंगे। इन 3-4 चीज़ों को हमने आपके लिए अहम तौर पर जो रखा है वो विंडोज़ में आ जाएंगे, यानी कि 4 पहले अहम ट्रिगर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फिर सिलसिलेवार तरीके से जैसे हर रोज़ करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट विद डेरिवेटिव्स, उसके बाद फिर स्टॉक्स इन न्यूज़, ब्रोकरेज, निकुल सर के रिकमेंडेशंस वगैरह, फिर संजीव भसीन भी आज कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सब कुछ होगा सिलसिलेवार तरीके से। पहला आप देखिए, नेस्डेक रिकॉर्ड स्तरों पर बंद है, लेकिन हम रिकॉर्ड स्तरों पर बंद नहीं है, हम डिफरेंसेस के साथ चल रहे हैं और हम बहुत पीछे हैं अभी उससे। लेकिन आपको 22,370 का लेवल दिख रहा है। ये 300 के पार होते हैं 50 दिन के एवरेज को गेन कर जाएंगे अगर हुए तो। ध्यान रखा जाए, गिफ्ट निफ्टी एक फ्यूचर है और हम स्पॉट में सब कुछ चेक करते हैं, तो हमेशा वो डिफरेंसेस रहेगा गिफ्ट निफ्टी और हमारे बीच में। ये सिर्फ एक इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर देखना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो ट्रेडिंग का काम करने का तरीका भी अलग है। दूसरा, मई में अब तक एफआईज की कैश में करीब 33,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। कल भी आपको मैं बता दूं 10,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑप्शंस बिके हैं, उनकी होल्डिंग्स भी कम हो गई हैं। और मेरा अपना मानना है और मार्केट के अंदर ये बज़ भी है कि वो इलेक्शन से पहले अपनी होल्डिंग्स को नहीं बढ़ाएंगे, तो आपको इसी के साथ अब रहना सीखना होगा। दूसरा पॉइंट, सीमेंस के अच्छे नतीजे आए। एयरटेल, कोलगेट का अनुमान के मुताबिक नंबर्स है, इनका क्या रिएक्शन होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। और गो डिजिट आईपीओ का आज खुलेगा। टीबीओ, आधार हाउसिंग की आज लिस्टिंग होगी। तो आईपीओ के मार्केट के हिसाब से आज 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने आपके लिए इस विंडो में डाल दी हैं। सृष्टि कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं, अभिषेक भी मेरे सहयोगी होंगे जिनसे हम ग्लोबल मार्केट थोड़ा समझेंगे। सृष्टि, ओवर टू यू। तो इन 4 ट्रिगर्स के अलावा अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल जो है पॉजिटिव शुरुआत के ही संकेत दे रहा है, पर इसके बीच अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट से भी थोड़े मिले जुले संकेत ही आ रहे हैं। अभिषेक, कल बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं देखने को मिली, पर जी हाँ, नैस्डैक एक रिकॉर्ड ऊंचाई पे ज़रूर रहा, पीपीआई के आंकड़े ज़रूर आए और उसके चलते कमोडिटीज़ में भी एक्शन रहा। बताइए कि ग्लोबल मार्केट का सेटअप फिलहाल कैसे दिख रहा है और क्या कुछ संकेत हमें जो है एशिया बाजार दे रहे हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो नेस्डेक में 1% के आसपास की तेजी रही, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। हालांकि 8 दिनों की लगातार तेजी के बाद हमने देखा था कि डाउ में विराम लगा था, लेकिन फिर से रिकवरी आ गई है और डाउ भी करीब करीब 0.3% ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। 100 अंकों से ज्यादा की तेजी रही डाउ जोन्स में। नेस्डेक 1% ऊपर बंद हुआ है। अप्रैल के जो पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े आए हैं अनुमान से थोड़े से ज़्यादा आए हैं। 0.3% का अनुमान था, आंकड़े आए हैं 0.5% का। बावजूद इसके हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में बढ़त पर कारोबार हुआ। मार्च के अगर हम WPI आंकड़ों की बात करें तो वहाँ पर 0.1% की गिरावट आई है। और आज जो आंकड़ा आएगा वो कहीं ना कहीं बाजारों के लिए ज़्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि उसके आधार पर फेड भी अपनी कहीं ना कहीं दिशा तय करता हुआ दिखाई देगा। वो होगा सीपीआई का, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आज आएंगे और इस पर बाजार की नजर रहेगी। सीपीआई में 3.4% की बढ़त का अनुमान है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हालांकि जेरम पॉयल का एक स्टेटमेंट आया है और स्टेटमेंट को हम बड़े क्रूशियली ट्रैक भी करते हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई अब भी अनुमान से ज़्यादा है। वो अपने स्टेटमेंट पर बिल्कुल कायम है और उनका कहना है कि सेंट्रल बैंक जल्दबाजी में दरों में कटौती पर कोई फैसला नहीं लेगा। ये पहले भी वो कह चुके हैं, फिर से वो कह रहे हैं। यानी कि स्टांस साफ है कि जब तक महंगाई उनकी रेंज के आसपास से 2% की जो रेंज है उसके करीब नहीं पहुंचती, तब तक शायद दरों पर कोई फैसला नहीं होगा। अच्छा, अगर हम दूसरे कुछ आंकड़ों की बात करें, जैसे कि यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें, तो वहां पर हल्की सी हमने चेंज देखी। बॉन्ड यील्ड हालांकि 4.44% के आसपास ही कायम है। महंगाई के आंकड़ों के बाद हमने बॉन्ड यील्ड में नरमी देखी। 4 बेसिस पॉइंट की बहुत ही हल्की सी गिरावट वहां पर आई है। डॉलर इंडेक्स है 105 के आसपास। और यूएस के पीपीआई के आंकड़ों के बाद हमने देखा कि सोने में तेजी आई है और कॉमिक्स पर जो भाव है वो है $2,361 के आसपास। लेकिन अगर हम बाकी अगर संकेतों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त करीब करीब 60 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। एशिया के अगर बाकी बाजारों की बात करें तो जापान के बाजार आधे % ऊपर हैं, लेकिन चीन के बाजार इस वक्त कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और हांगकांग के बाजार में भी हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की नरमी है। कोरिया के बाजार हैं सपाट। तो एशिया में मिला जुला कारोबार है।
कल यूएस में तेजी के बाद अगर हम डाउ फ्यूचर्स को, नैस्डैक फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां पर भी आज हल्की हल्की मामूली सी नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक और फैक्टर अगर हम क्रूड की बात कर लें तो क्रूड में कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। क्रूड एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। ब्रेंट के दाम $83 के नीचे हैं, लेकिन सोना ज़रूर चढ़ा है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, $2360 के ऊपर है। तो यूएस मार्केट में तेजी, फ्यूचर्स थोड़े से नरम, एशिया मिक्स्ड, गिफ्ट निफ्टी ऊपर, क्रूड एक रेंज में। बहुत ज्यादा यहां से कुछ रीड करने को नहीं है, लेकिन रीड करने को लेकर कहाँ है, रोज हम आपको हाईलाइट करके बताते हैं एफआईआईज के आंकड़े कैश में। बाकी तो हम डिकोड करते हैं कि फ्यूचर्स के, ऑप्शंस के भी आंकड़े हम बताते हैं आपको। लेकिन मई में अब हम देखें एफआईआईज की जो कैश में बिकवाली हो गई है वो क्वांटम हो गया करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का। और हमने अप्रैल में भी 35,000 करोड़ रुपए के ही आंकड़े देखे थे। उस लिहाज से ये आंकड़ा भी हो सकता है कि अभी आधा ही महीना खत्म हुआ मई में और उस आंकड़े तक हम फिर से पहुंच गए हैं। कल फिर से 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है कैश मार्केट में। अगर हम डीआईएस की बात करें तो वहां से लगातार खरीदारी बरकरार है। कल भी 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी के आंकड़े निकल के आए हैं। लेकिन अब ये जरा समझ लेते हैं कि एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग से कैसे संकेत हैं, और अगर आपकी बाजार में पोजीशन है लॉन्ग की, शॉर्ट की, निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी हम विस्तार से समझेंगे एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से। लेकिन डिम्पी, पहले एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग में जरा बता दीजिए आंकड़े अभी किस तरह के हैं और संकेत वहां से क्या मिल रहे हैं। देखिए, घट ही रहा है लॉन्ग होल्डिंग्स, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और बाकायदा नीचे की तरफ गया है। वो 30% हो चुकी है लॉन्ग पोजीशंस। देखिए, मार्केट में ना बहुत बज़ है कि मार्केट में ठीक अर्निंग से, माफ़ कीजिए, नंबर से पहले आप एफआईज अपनी लॉन्ग होल्डिंग्स नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा फैक्टर, आपके पास चाइना खड़ा है सामने, वो मूवमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इंडियन मार्केट से वो बाहर निकल रहे हैं? तो मैं बोलूँगा भले बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उनका रुझान कम हो गया। वो इंडियन मार्केट्स में वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आया करते थे। सामने ट्रिगर है, विक्स 20 का विक्स चल गया अब, और सामने चाइना आके खड़ा हो गया। तो चैलेंजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं एफआईज को इंडिया में रोकने के लिए। आपको कुछ बड़ा करके भी दिखाना होगा या फिर आप करके दिखाइए, ऐसा वाला गेम हो गया इस समय। तो एफआईज की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, ये 30% है। मेरा ऐसा मानना हो सकता है डिले इफेक्ट के साथ आए, ये आए बाद में आए, कब आए अभी पता नहीं। लेकिन अभी आपको थोड़ी आदत सी डालनी होगी एफआईज के इस नंबर के साथ कि भाई हमारे तो 25-30% नंबर ही हैं। एक और चीज़, मैंने आपको कई बार बॉटम बनाने की बात भी बोली है, ये 20 पे आके टिपिकली रुक जाएंगे, उसके बाद ये शॉर्ट नहीं करेंगे, यानी कि बाजार में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को काटेंगे नहीं। तो अभी 10% की गुंजाइश है। इस 10 में मैं दो चीज़ें आपको डिस्काउंट करवा देता हूँ। पहला, 21,800 डिस्काउंट है इसके अंदर। दूसरा, 25 का विक्स डिस्काउंट है। अब आप 21,800 के लेवल से ना डरिएगा, इसके नीचे जल्दी जल्दी बाजार जाएगा नहीं। भले एफआईज बेच भी दे और वो 10% और भी बेच दे, तब भी 21,800 के चांसेस नहीं है जल्दी जल्दी टूटने के। अभी पहला पॉइंट। दूसरा, 25 का विक्स इसने डिस्काउंट कर दिया इसी लेवल के साथ ही। तो दो चीज़ें डिस्काउंटिंग हो गई। ये मैं अच्छी सिल्वर लाइनिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। रही बात डीआईज की, वो तो खरीद नहीं रहे। उन्होंने कल 21,800 के आसपास आके खरीदा था, उसका कल उन्होंने बंद कर दिया फिर से खरीदना। तो उन्होंने अपना रोल जो है वो शांति वाला अपनाया हुआ है। एक खतरनाक चीज़ जो मेरे को ऐसा लग रहा हो रही है बाजार के अंदर, वो रिटेल के हाथ में 68% लॉन्ग पोजीशंस आ चुकी हैं। ये रिटेल कटेगा, लेकिन ये कैसे कटेगा ये पता नहीं है। हो सकता है तेजी में अपना माल छोड़ दे, हो सकता है प्रेशर में अपना माल छोड़े। ये दोनों ही केसेस में अपना माल तो छोड़ेगा, लेकिन वो कौन सा प्रेशर है ये भी पता नहीं है। तो ये बात तय है कि रिटेल अपना माल जरूर छोड़ेगा, और अभी 2-4 दिन में ही छोड़ेगा माल। तो 2-4 दिन में एक अच्छी वॉलेटिलिटी के चंक के लिए तैयार रहिएगा, जिसमें रिटेलिंग अपनी पोजीशंस को करीब 5 से 8% घटाएगा। या तो ये डीआईएस बढ़ाएगा या तो एफआईज बढ़ाएगा, या तो ये दोनों नहीं बढ़ाएंगे, रिटेल को मजबूरन छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक, तो ये मोटा मोटी एफआईज, डीआईएस और रिटेल के आंकड़े हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एफआईएस के, डीआईएस के आंकड़े हो गए। लेकिन अगर हम बाजारों की बात करें, निफ्टी की बात करें, तो लगातार 3 सत्र में हम तेजी देखकर 22,200 के ऊपर निफ्टी निकल गया है। और इंडिया विक्स की बात करें तो कल हल्का सा वो कूल ऑफ होता हुआ दिखा, हल्का सा, हालांकि बहुत ज्यादा अभी भी 20 के ऊपर का ही विक्स है। लेकिन डिम्पी, 22,200 के ऊपर की कल बढ़िया हमने क्लोजिंग देखी। तेजी के जो ट्रेडर्स हैं, जिनके पास तेजी के सौदे हैं, वो क्या करें, और अगर नई तेजी करनी है तो वो क्या करें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तो मोमेंटम बाजार का हो गया है, और दूसरा गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत आज ठीक ठाक ही हैं।
संकेत कल भी बिल्कुल ठीक थे, इतने ही पॉइंट्स थे ऊपर, लेकिन हम कल जब खुले थे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट खुले और बैंक निफ्टी तो बकायदा लाल निशान में खुला। इसलिए मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि गिफ्ट निफ्टी को अभी आप देखना 2-4 दिनों के लिए बंद कर दीजिए। मैं वजह बताता हूं, गिफ्ट निफ्टी आपकी ग्लोबल चीज़ों को रिप्रेजेंटेशन देता है, जबकि आपकी प्रॉब्लम इंटरनल है। आपकी प्रॉब्लम ग्लोबल तो है ही नहीं बॉस, ग्लोबल तो मार्केट रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है, एथिकली तो हमको भी नया हाई बना देना चाहिए था, लेकिन आपकी प्रॉब्लम इंटरनल है। इसलिए गिफ्ट निफ्टी देख के हमें ट्रेड करना है ऐसा बहुत जरूरी नहीं है, और एक कल ही मार्केट ने प्रूव करके दिखा दिया। कल गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, आप बैंक निफ्टी लाल निशान में खोले बैठे थे। एक पॉइंट जो अभी आपने गिफ्ट निफ्टी वाला बहुत बोला। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ आपने निफ्टी पे। देखिए कल हमारे टारगेट थे 22,250 तक के, वो अचीव हो गए, और कल अचीव होने के बाद एक और चीज़ होगी कि मार्केट में कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट भी आया सेकेंड डे, जब बाजार ने अपनी हिम्मत करके दिखाई। मैं फिर से बताता हूँ, इसी डाटा के अंदर एक पॉइंट छुपा हुआ है, वो है शॉर्ट कवरिंग का। कल 7% का ओपन इंटरेस्ट घटा है निफ्टी के अंदर, और कल शॉर्ट कवरिंग हुई है। कल रिलायंस के अंदर इक्का दुक्का और शेयर थे, उसने भी थोड़ा बहुत मोमेंटम बनाया। ये शॉर्ट कवरिंग की बदौलत यहाँ तक पहुंचा है। और मैं कई बार आपके सामने बात रख चुका हूँ कि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, वो एक मुकाम तक तो आपको पहुंचा सकती है, उसके बाद आपको अपना रास्ता खुद से ढूंढना होगा। ये वो मुकाम कौन सा है जहां तक शॉर्ट कवरिंग आपको पहुंचा सकती है? वो है 22,400, 350 से 400 तक शॉर्ट कवरिंग की बदौलत तो आप आ सकते हो। उसके बाद आपको फिर से नए डाटा की एंट्री की और नए फ्यूल की ज़रूरत होगी, ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तब तक। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आज आपकी जो गिफ्ट निफ्टी दिख रही है भले, वो थोड़ा बहुत हेल्प कर दे आज, और आप थोड़ा बहुत ऊपर खोल दो। ना तो रिटेल, ना तो एफआईज का पार्टिसिपेशन है, ना ही इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर खरीदारी हुई, ना ही कोई और डाटा पॉजिटिव है, लेकिन एक ही चीज़ पॉजिटिव है, वो है आपके सुबह का ग्लोबल मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड, बस यही है। इसके बदौलत हम कितना टिका लें वो अलग बात है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर और आएगी। तो जिनके पास पोजीशंस हैं वो 22,200, 22,000, 21,800 अपने अपने नेचर के हिसाब से स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। हर 200 पॉइंट पे बाजार के पास एक सपोर्ट है। ऊपर जाते समय इन तीनों तरह के लोगों का टारगेट एक ही है, वो है 350 से 400। असल में क्या होगा, 350 पे 300 आने पर हमारी 50 दिन की एवरेज आ जाएगी जो हमने खो रखी है। ये बैंक निफ्टी के पास तो है बट निफ्टी के पास नहीं है, और जब तक 50 दिन के आप एवरेज लाओगे नहीं ना, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा नहीं। तो इसलिए 22,300 आना बहुत ज़रूरी है। एक बार आ गया, टिका जाए, फिर हाथ बदला होगा, फिर आगे की जर्नी तय होगी। तो आप अपना टारगेट अभी फिलहाल 22,350, 400 रखिए। 3 चरण के स्टॉप लॉसेस 22,200, 22,000 और 21,800 ये आपको रखना होगा। ये नए और पुराने दोनों वालों के लिए है। ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग अगर बाजार को हेल्प करेगी, अगर 22,350 से हम 400 की जर्नी अगर हम तय करेंगे, तो डिम्पी शॉर्ट वाले वो तो बस इंतजार ही करें। देखिए 2 दिन से हमने आपको शॉर्ट करने के लिए मना किया, और दोनों दिन मार्केट के अंदर पुल बैक आया। मैं ये शॉर्ट के खिलाफ नहीं हूँ, शॉर्ट से बहुत अच्छा पैसा बनता है, और आपने ये चीज़ देखी है कि बाजार तेज़ी से फिसल के आता है और आपको स्पीड से पैसा देता है शॉर्ट का। मैं खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं टिपिकली परमा बुल हूँ, लेकिन मैं जो डाटा कह रहा है मैं सिर्फ उसी की बात बोलता हूँ। अब आते हैं मार्केट के अंदर के शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं करना चाहिए। बाजार में आके उसका फ्यूल खत्म हो जाने दो, थक जाने दो, उसके बाद आप शॉर्ट कर लेना। ये कहाँ पे पता लगेगा? ये पता लगेगा 350 के आसपास, 400 के आसपास। अगर आपको लग रहा है कि मोमेंटम फास्ट है, डाटा अच्छा बन रहा है, और मैं बता देता हूँ बाजार खुलने से पहले और बाजार खुलने के बाद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आप बाजार खुलने से पहले ही क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे होते हैं, बाजार खुलने के बाद भी अगर क्वेश्चन सेशन हो तो मैं आपको अलग तरीके से शायद बता पाऊँ, लेकिन अभी फिलहाल मोटा मोटी यही कह सकता हूँ कि 350 से 400 तक बाजार का एक पुल बैक का जोन है। अभी वहाँ पे शॉर्ट मत करो, थोड़ा बहुत और खिसक जाने दो ऊपर, उसके बाद अगर समझ में आएगा, डाटा आपको अलाउ करेगा, खूब करो शॉर्ट, किसने मना किया है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं करना चाहिए। फिलहाल निफ्टी में शॉर्ट से बचें, और उम्मीद है कि गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि कल डिम्पी हमने देखा था कि गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा था, पर बाजार की शुरुआत वैसे नहीं हुई। हालांकि हमने दिन के दौरान अपनी गेन्स को बिल्ड ज़रूर किया, पर डिम्पी निफ्टी बैंक के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो पुश है निफ्टी बैंक से नहीं आया है। सभी, आप सरकारी ले लीजिए, प्राइवेट बैंक्स ले लीजिए, उनमें वो पुश नहीं है, सपोर्ट नहीं है। पर जैसा कि आप हाईलाइट कर रहे थे कि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर किसी ने लॉन्ग लेकर गए हों या फ्रेश लॉन्ग के मौके, कहाँ पे ढूंढे निफ्टी बैंक के लिए?
देखिए बैंक निफ्टी ना मल्टीपल प्रॉब्लम से जूझता है, भले ही वो छोटा इंडेक्स है लेकिन फिर भी मल्टीपल प्रॉब्लम से जूझता है। कल सिर्फ दो बैंक थे, एक्सिस और आईसीआईसीआई, इसकी पूरी बढ़त को खा रहे थे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो दोनों का चार्ट देख लीजिए, आपको इंट्राडे में एक पॉइंट का भी पुल बैक आपको नहीं दिखेगा। सपाट सपाट लाइनें दोनों के शेयर्स में दिखेंगी, आईसीएस और एक्सेस में। एक तो ये वेटेज से जूझ रहा है, इसकी वेटेज इसको बहुत डिस्टर्ब करती है। दूसरा डाइवर्जेंस से जूझ रहा है, ये सरकारी बैंक और निजी बैंक एक साथ कभी नहीं आ रहे, दोनों में हमेशा फर्क आ रहा है। ठीक, दूसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है, 2 दिन से हमने निफ्टी को चलते हुए अपने लेवल्स को अचीव करते हुए देखा है, जैसे 22,000, जैसे 22,200, 250 वाली रेंज। लेकिन बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से ऑलमोस्ट 48,000 को पाने में सक्षम नहीं हो रहा है। तो ये बाजार का जो एक पुल बैक है या फोर्स है ना बैंक निफ्टी की, वो थोड़ी कम है। और ना केवल कम है बल्कि चिंता की बात भी है कि बैंक निफ्टी के पास तो ज़्यादा तेजी से गिरावट हुई, पुल बैक तो और ज़्यादा स्मार्टली आना चाहिए, बट नहीं आ रहा। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ, निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई शुरू 7% 8% ओवाई शेडिंग के साथ, इसके साथ नहीं हो रही है। जबकि इसके पास भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी है, चाहे तो ये भी कवरिंग करवा सकता है, बट ये कवरिंग नहीं हो रही है। तो इसलिए आप बैंक निफ्टी में थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सावधान रहें, खासकर ऑप्शंस के ट्रेडर्स। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनके कॉल्स के और पुट्स के दोनों के प्रीमियम हैं अभी मार्केट में। आज जब कामकाज होगा ना तो एक तरफ के लोगों को जीरो कर देंगे, तो थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा आज, खासकर जो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड में काम कर रहे हैं तो वो वाले लोग। दूसरा लेवल्स में बता देता हूँ, 47,500, 47,800 इमीडिएट सपोर्ट्स हैं ये मार्केट के। डीप स्टॉप तो फिर काफ़ी नीचे है 47,000 का, लेकिन आप इमीडिएट ही याद रखो बस 47,500, 47,800, और ऊपर आते समय कोई भी लेवल, पहले 48,000 चाहिए, फिर 200 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलेगा आपको, 48,200 तक जाओगे। इससे ज़्यादा तेज मोमेंटम मेरे को बैंक निफ्टी का नहीं लगता, भले आज उसकी वीकली एक्सपायरी क्यों ना हो। लेकिन आप किसी भी डिप में अगर खरीदारी करना चाहें, नए वाले कर सकते हैं, पुराने वाले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर बढ़ते जाएं। निफ्टी बैंक के लिए लॉन्ग वालों की पोजीशंस के बारे में तो बताया, पर डिम्पी, क्या ऊपरी स्तरों पे निफ्टी बैंक कोई मौके दे सकता है आज शॉर्ट करने के? भी कोई लेवल्स जो कि ध्यान में रखने हैं? देखिए, बाजार खुलने से पहले अभी तक कोई शॉर्ट के चांसेस नहीं है, ना ही आपको शॉर्ट करना चाहिए। पिछले मैंने 2 दिन से भी आपको मना किया और अब 2 दिन से देख रहे हैं, भले हल्का फुल्का चल रहा है बैंक निफ्टी, बट चल रहा है, ये डिप से ऊपर आ रहा है। ठीक, लेकिन बाजार खुलने के बाद अगर ये आज पार्टिसिपेशन नहीं करता वीकली एक्सपायरी होने के दिन भी, और इसके अंदर 48,000 के लेवल नहीं आते, तो फिर ये वापस शॉर्ट का कैंडिडेट बनेगा। या तो 48,000 ले आओ और इसको टिकाओ, आज आप गिफ्ट निफ्टी का फायदा दिलवाओ, इसको 48,000 के ऊपर टिकाओ, फिर ये 200 पॉइंट का रिवॉर्ड आज ही आज में देगा और ऑप्शंस के कॉल्स के प्रीमियम्स को भी बढ़ाएगा। अगर ये नहीं होता, ट्रस्ट में अगर ये नहीं होता, तो आज बैंक निफ्टी वापस से नीचे का झटका ऐसे ऐसे करके आपको परेशान करेगा। 20 का विक्स भी है। तो आज मार्केट खुलने से पहले और बाजार खुलने के बाद दोनों ही क्रिटिकल डेज हैं, कम से कम बैंक निफ्टी के लिए। मैं शॉर्ट करने के लिए ना हाँ बोलूंगा ना बोलूंगा, क्योंकि मेरे को अभी वेट करनी है। मेरे पास अभी हाँ का भी जवाब नहीं है, ना का भी जवाब नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर बाजार में कुछ ऊपर नीचे होता है, यानी कि पार्टिसिपेशन आ गई, तो फिर शॉर्ट नहीं करूंगा। पार्टिसिपेशन नहीं आई तो फिर मैं बैंक निफ्टी को भी थोड़ा गंभीरता वाली नज़र से देखूंगा। तो निफ्टी बैंक के लिए अगर शॉर्ट करना है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच जो है फिलहाल वो मोड अपनाना है। कुछ लेवल्स हैं जहाँ के आप ज़रूर ध्यान रखें। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमानों को जोड़ने का वक्त हो गया है। पर उससे पहले आपको बता दें कि एफएनओ बैन में कौन से स्टॉक्स मौजूद हैं। तो पूरी लिस्ट में 9 नाम मौजूद हैं और इसमें जो है बलरामपुर चीनी, बिरला सॉफ्ट जिसकी एक नई एंट्री हुई है एफएनओ बैन में, इसके अलावा कैन बैंक, जीएमआर इंफ्रा, हिंद कॉपर, आइडिया, पीईएल, सेल और जी, ये सभी जो है बैन लिस्ट में मौजूद है। इसमें एडिशन जो है बिरला सॉफ्ट का हुआ है और पीएनबी इस बैन लिस्ट से बाहर निकला है। तो इन्हीं काउंटर्स पे भी नजर रहेगी हमारी। पर इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जरूर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संतोष मीना, अवनी भट्ट और देवांग शाह मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड अवनी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या नजरिया बन रहा है आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए? आज कौन से लेवल्स पे आपका ध्यान होगा और क्या होगी रणनीति? Good morning, Srishti, Good Abhishek morning. और डिम्पी जी, and a very good morning to all the viewers as well. तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही जो कल की तेजी जो हमने देखी है, वो एक पुल बैक रैली हमने पिछले हफ्ते जो डिस्कस किया था कि नीचे 21,850 के करीबन से वहां से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है।
तो वो कल कंप्लीट हो चुकी है। निफ्टी पे 22,200 से 250 का जो रेंज है वो टेस्ट हो चुका है, और अब ये एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के अंदर आ चुका है, 22,200 से 22,300 का रेंज। तो इस रेंज से एक और सेल ऑफ की पॉसिबिलिटी है, यहाँ से हम लोग वो रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अभी जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये जो 100 पॉइंट का रेंज है उसमें इनडिसिसिवनेस बहुत ज्यादा है। तो लेवल वाइज अगर हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ जब तक ये इंट्राडे में 22,340 का लेवल अगर निकाल पाता है तो हम इसमें खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं ऊपर 22,600 के लेवल के लिए। और अच्छी बात यह है कि नीचे सपोर्ट बेस भी अच्छा फॉर्म हो चुका है। 22,100 में भी कल हमने पुट्स में काफी ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है, तो नीचे 22,100 का एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो नीचे के तरफ 22,050 से 22,100 के बीच में हम खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं अगर यहाँ से सेल ऑफ दिखता है तो। और नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है 21,950 का, और ऊपर की तरफ जो स्तर हमें नजर आ सकते हैं वो है 22,300 का। तो ये दो ट्रिगर पॉइंट्स है, नीचे 22,050 से 22,100 का रेंज, वहां पे हम खरीदारी कर सकते हैं, या इंट्राडे में अगर नीचे नहीं आता है और 22,340 का लेवल निकाल पाता है तो वहां पे हम फिर से खरीदारी कर सकते हैं। तो ये दो ट्रिगर पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एक बात तय है कि जो माहौल है तेजी का है, बहुत ज्यादा एक तरफा मूव ना आए, यहाँ से थोड़ा बहुत डिप हो सकता है, लेकिन मंदी नहीं करनी है हमें। यहाँ पे एक तेजी का माहौल रहेगा, शायद ये 2 दिन और कंसोलिडेट करे मार्केट, लेकिन मेरे हिसाब से मंगलवार से एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें देखने मिल सकता है ऊपर की तरफ। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जैसे बहुत ज्यादा इनडिसिसिवनेस है अभी तक। जो पुल बैक रैली है उसका जो टारगेट था 48,000 से 48,100 का, वो अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है। शायद आज गैप ओपनिंग में ऊपर 48,000 के ऊपर खुल जाए, लेकिन अगर इंट्राडे में 48,130 का लेवल, जो कि 38% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का, पिछले 40 ऑलमोस्ट 48,000 से नीचे 46,875 तक का जो गिरावट हमें जो देखने मिली थी, उसकी 38% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 48,130 पे। तो अगर इंट्राडे में 48,130 के ऊपर निकल पाता है तो सिर्फ इंट्राडे के लिए हम खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं 200 से 250 पॉइंट के मूव के लिए, और नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 47,800 का। तो अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें और बिल्कुल 1:1 बनता है। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी में है वो स्ट्रक्चर बेहतर है। अगर ट्रेड के मौके ढूंढने हैं तो निफ्टी में देखना चाहिए। बैंक निफ्टी फिलहाल अभी भी इनडिसिसिव मोड में है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, निफ्टी बैंक को अवॉइड कीजिए, ट्रेड के बेहतर मौके आपके पास निफ्टी में बनेंगे। और 22,050, 22,340 ये रेंज होगी निफ्टी की, और इसमें आपके लिए मौके भी बनेंगे तेजी करने को लेकर। 21,950 का स्टॉप लॉस आपको रखना है और 22,300 के टारगेट के लिए आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। तो ये निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर बिल्कुल कंप्लीट हमारे नज़र से भी और एक्सपर्ट्स की नज़र से भी, जो कि मैच भी करते हैं, कहीं ना कहीं कोइंसाइड भी करते हैं, आपके लिए पूरी की पूरी रणनीति ये हो गई है। अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहाँ पर बनेंगे। और शुरुआत हम करेंगे देवांग जी आपसे। बताइए आपके शेयर कौन से हैं, आज क्या लॉन्ग करना है? वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ स्टॉक्स पर सिर्फ आप बात करें तो फर्स्ट स्टॉक रहेगा हेवल्स का। हेवल्स में हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। हेवल्स खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1,694, टारगेट है 1,775। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सन फार्मा। सन फार्मा में हम बात करें तो ओवरऑल आफ्टर द करेक्शन स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने मिला था, कल एक मोमेंटम देखने मिला स्टॉक में, हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। सन फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस सकता है 1,518, टारगेट ऑफ 1,575। आपका बढ़िया स्टॉक है, थोड़ा डिफेंसिव भी है, थोड़ा एग्रेसिव स्टॉक्स भी है। देखिए धीरे धीरे करके सन फार्मा क्या बढ़िया चला, 1,000-1,200 का शेयर था एक साल पहले, करीब अब 1,575, तो अभी आप टारगेट देख पा रहे हो। तो बढ़िया मूवमेंट बड़े शेयर के साथ आपको मिली है, और ये आपने नोटिस भी किया होगा। हेवल्स भी है दिवांग की लिस्ट में, इसको भी आप नोटिस कीजिएगा, कल दोनों ने हरे निशान में क्लोजिंग दी है।
आगे बढ़े, संतोष मीना का करते हैं स्वागत। संतोष सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बताइए सर, आज कैसे करना है ट्रेड, किन शेयर्स के साथ? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिम्पी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले मेरा स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। मुझे लगता है आज आईटी स्टॉक्स में एक रिकवरी आ सकती है बिकॉज ओवर द नाइट नैस्डैक में एक अच्छा मोमेंटम आया था। टेक महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पर एक क्लासिकल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनते नजर आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास। तो यहाँ और तेजी बन सकती है। 1310 का टारगेट रहेगा, 1260 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा स्टॉक केमिकल स्पेस से। आज यूबीएस ने पूरे केमिकल स्पेस पे कवरेज भी इनिशिएट किया है। एसआरएफ जो बहुत बीटन डाउन स्टॉक था, कल वहां एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले। इंपॉर्टेंट डिमांड जोन पे उसने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाया और आखिरी के आधे घंटे में वॉल्यूम एक्शन भी काफी अच्छा था। मुझे लगता है ये तेजी एक्सटेंड होते नजर आएगी, एक शॉर्ट कवरिंग का भी फायदा मिल सकता है। तो 2370 का टारगेट रहेगा, 2250 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक आईटी कंपनी आपने दी है और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आईटी को चलना भी चाहिए। देखो, बैंक निफ्टी नहीं चल रहा, ये एक अच्छा मौका है आईटी का। दूसरा, नैस्डैक चला हुआ है। तीसरा, इनकी वैल्यूएशन अच्छी है। चौथा, इन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आईटी के फेवर में जाती हैं और आईटी इसको लीड ले सकता है चाहे तो। और ऐसा नहीं है पहली बार मौका मिल रहा है, बैंक आईटी को तो बहुत बार मौके मिले हैं, लेकिन कभी भी हैंस प्रूव्ड वाला एरिया इसने प्रूव करके नहीं दिखाया कि देखो जी मैंने प्रूव करके दिखा दिया। सेकंड वेटेज रखता है बैंक के बाद, बीएफएसआई के बाद। ये ध्यान रखिएगा। फिर भी टेक महिंद्रा सर की तरफ से लिस्ट है और एक एसआरएफ का ट्रेड है। अवनी भट्ट से उनके सौदे पकड़ लेते हैं। अवनी जी नमस्ते, बताइए मैम ट्रेड। जी डिम्पी जी, तो पिछले हफ्ते हमने एक डिफेंस स्टॉक की राय दी थी हैल में। तो इस हफ्ते भी हम एक डिफेंस स्टॉक ही सिलेक्ट करेंगे, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा है कि पिछले 2 दिन की जो गिरावट थी वो कल के क्लोजिंग बेसिस पे पूरी गिरावट कवर हो चुकी है। और एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का जो कंजेशन जोन था 229 के आसपास, उसके ऊपर कल स्टॉक ने बंद दिया है और फ्यूचर्स में भी हमें लॉन्ग एडिशन देखने मिला है। तो बीएल में हम खरीदारी करेंगे। 230 का कल क्लोजिंग था और थोड़ा बहुत अगर डिप मिल जाए तो 228 तक हम इसे ऐड कर सकते हैं। ऊपर 245 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस हमें रखना है 223 पे। और दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा फार्मा स्पेस से, टोरेंट फार्मा। तो टोरेंट फार्मा में हमने देखा है कि काफी कंसोलिडेशन देखने मिला था 2550 से 2600 के रेंज में। और कल एक अच्छे ग्रीन शूट्स हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से एक ऑलमोस्ट एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी फॉर्म किया था कल डेली बेसिस पे, डेली चार्ट्स पे। और 4 दिन की जो गिरावट है वो पूरी कल कवर हो चुकी है क्लोजिंग बेसिस पे। और इस स्टॉक में भी फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन हमें देखने मिला है करीबन 1% का। तो टोरेंट फार्मा में हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। 2630 से थोड़ा बहुत नीचे डिप मिलता है तो 2620 इस 10 पॉइंट के रेंज में हम ये स्टॉक एक्यूमुलेट करेंगे। इसका ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 2750 और स्टॉप लॉस हमें रखना है 2570 का। ठीक है, तो अवनी ने भी अपने 2 शेयर्स दे दिए। पहला दिया उन्होंने टोरेंट फार्मा, दूसरा उन्होंने दिया बीईएल। अच्छा अवनी, आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के लिए बहुत बधाई। आपका शेयर वो काफ़ी अच्छा था, मैं कल भी याद कर रहा था एग्जैक्टली कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ज़्यादातर एनालिस्ट बता रहे थे, उसमें से एक आप भी थे, और वो बहुत बढ़िया चला। आप देखेंगे कल 4% चला और कल बढ़िया मूवमेंट इसने दिया है। दूसरा, आप बीईएल आज नोटिस करवा रहे, टोरेंट फार्मा भी है। एक बार जरा आप ना देवांग सर के भी ट्रेड वापस से दिखा दो, मैं जरा दिखा देता हूँ। उसमें एक सन फार्मा होगा और एक हेवल्स होगा। टारगेट स्टॉप लॉस अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इन दोनों के अंदर आपको डिफेंसिव थोड़ा सा एग्रेशन का दोनों का कॉम्बो दिखेगा। ऐसे अवनी के शेयर भी हैं, उनके पास भी एक फार्मास्यूटिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है बीईएल। तो ऐसे ही दिवांग के शेयर्स भी है मोटा मोटी। दूसरा, मेरे को संतोष सर के रेट थोड़े एग्रेसिव लग रहे हैं। एक तो एसआरएफ है, ये बहुत बढ़िया चलता है, स्पीड से चलता है। और दूसरा शेयर इनका टेक महिंद्रा भी है, ये भी आईटी का एसआरएफ ही है, ये आईटी का एसआरएफ है जो बहुत बढ़िया चलता है। तो ये शेयर्स आपकी लिस्ट में हो गए होंगे, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोई मिस हो तो आप यूट्यूब में जाकर थोड़ा आगे पीछे करके चेक करेंगे, आपको दिख जाएगा। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अर्निंग्स ढेर सारी आ रही है 15 तारीख के बाद, यानी कि आज के बाद धीरे धीरे अर्निंग्स का फ्लो कम हो जाएगा। तो आज में फटाफट से समझ लेते हैं कि लास्ट चरण में किस किस की अर्निंग्स आई है। शरद गुड मॉर्निंग्स, बताइएगा अच्छे अनुमान के मुताबिक और ख़राब नंबर्स किस किस के थे।
गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सीमेंस के नतीजे जो है अनुमान से बेहतर देखने मिले हैं। रेवेन्यू, एबिटा, पैट सब में अच्छी मूवमेंट आई है, बीट आई है। श्री सीमेंट में भी अच्छे नतीजे देखने मिले। अनुमान मुताबिक देखें तो ओबरॉय रियल्टी, कोलगेट और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में फोकस में रहेंगे। और जो कमज़ोर नतीजे आए हैं यहाँ पे रैडिको खैतान ले लीजिए या आप अपोलो टायर ले लीजिए, इसमें जो है आप थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकती है। पर इन डिटेल में कुछ अर्निंग्स है जिसको मैं फोकस में लाऊंगा। सीमेंस के जो आंकड़े की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन कॉल में उन्होंने जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है कि जो ग्रोथ है प्राइवेट कैपेक्स और पब्लिक कैपेक्स दोनों से देखने मिलेगा और कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन पे फोकस करेगी। वही श्री सीमेंट की बात करें, वॉल्यूम ग्रोथ 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था और मार्जिन जो थे एस्टिमेट से ज़्यादा अच्छे देखने मिले। लगभग 870 बेसिस पॉइंट्स का अच्छा जंप देखने मिला। भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारत बिजनेस जो है लार्जली इनलाइन थी, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो अफ्रीका बिजनेस है वो थोड़ी अनुमान से कम जो है उनका परफॉर्मेंस देखने मिला और आरपू सपाट था लगभग 209 रुपये का। ओबरॉय रियल्टी की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशनल नंबर्स उन्होंने अनाउंस किया, जहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट स्टॉक का भी देखने मिला। और यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 37% का ग्रोथ आया है। दालमिया भारत शुगर के फोकस में रखेंगे तो यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। कामकाजी मुनाफे में भी जो है एक लगभग ऑलमोस्ट 40% का डी ग्रोथ देखने मिला। वही मन इंफ्रा की बात करें तो एग्जीक्यूशन जो होती है उसका जो कम एग्जीक्यूशन होने के कारण जो है लंपीनेस आया और इसके कारण कमज़ोर नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिले। वही रैडिको खैतान की बात करें तो यहाँ पे भी जो है एस्टिमेट मिस हुआ है आपके ऑपरेशनल पैरामीटर्स को लेके। आयल केमिकल फार्मा यहाँ पे जो है प्राइसिंग जो चल रही है उनकी इंडस्ट्री में, उनके कोर प्रोडक्ट्स में, वहाँ पे अभी भी वॉलेटिलिटी आ रही है, उसके कारण रेवेन्यूज़ इम्पैक्ट हुए और कमज़ोर नतीजे देखने मिले। और वही अपोलो टायर्स की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है लगभग फ्लैटिश आया और उनके कॉम्पिटिटर्स का थोड़ा सा बेटर ज़रूर आया है, बट ओवरऑल जो है इनके ग्लोबल ऑपरेशंस, यूरोपियन ऑपरेशंस में जो है थोड़ी सी जो है कमी देखने मिली है, तो उसके कारण कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। तो ये ओवरऑल नतीजे हैं जो आज फोकस में रहेंगे। और हमारे साथ अभी जुड़ेंगी आशीषा, जो खबरों वाले शेयर जो है आज दिन के ट्रेड में, उस पर आज क्या रहेगा रणनीति? जी हाँ, खबरों वाले शेयर से पहले सबसे पहले दो लिस्टिंग्स है, प्राइमरी मार्केट की बात कर देंगे। दो कंपनीज आज लिस्ट होंगे एनएससी और बीएसई पर। सबसे पहले टीबीओ टेक जिसका आईपीओ प्राइस 920 रुपये प्रति शेयर था। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस की माने तो 50 से 60% के प्रीमियम पे ये काउंटर लिस्ट हो सकता है और 87 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। तो टीबीओ टेक आज लिस्ट होगा एक्सचेंजेस पर। उसके अलावा आधार हाउसिंग फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं। आईपीओ प्राइस 315 रुपये प्रति शेयर था और करीब 10 से 20% के प्रीमियम पर ये कंपनी लिस्ट हो सकती है। करीब 26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। दोनों ही कंपनीज आज लिस्ट होगी। 10 बजे इनका लिस्टिंग होगा, तो इस पर नजर रखें। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहले सीमेंस की बात करते हैं। एक तो नतीजे आए थे सीमेंस के, अच्छे नतीजे रहे और इसके अलावा कंपनी ने डी मर्जर भी अनाउंस किया है। एनर्जी बिजनेस को अब डी मर्ज कर दिया जाएगा सीमेंस लिमिटेड से। 1:1 के रेशियो में शेयर्स इश्यू किए जाएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और 1000 करोड़ का एपेक्स भी अनाउंस किया है। तो बड़ी अनाउंसमेंट्स है, नतीजों और एडिशनल अनाउंसमेंट्स के दम पर सीमेंस पर आज नजर रहेगी। इसके अलावा सिप्ला की बात करते हैं तो आज बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। करीब 2.5% की स्टेक की ब्लॉक डील आज होगी। कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 5% के डिस्काउंट पे ये ब्लॉक डील हो सकती है और 2640 करोड़ के आसपास की ये टोटल वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो सकती है। तो सिप्ला पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा श्याम मेटालिक के भी नतीजे तो आए थे, लेकिन नतीजों के अलावा कुछ कैपेक्स अनाउंसमेंट भी आया है। टोटल 810 करोड़ का कैपेक्स अनाउंसमेंट आया है, उसमें से 700 करोड़ एल्यूमिनियम बिजनेस के लिए यूज किया जाएगा और बैलेंस 110 करोड़ स्टेनलेस स्टील बिजनेस के लिए यूज किया जाएगा। तो अनुमान के से अच्छे नतीजे और कैपेक्स अनाउंसमेंट्स के दम पर श्याम मेटालिक्स पर नजर रखें। अशोका बिल्डकॉन की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 22 मई को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। शिल्पा मेडिकेयर को एक क्लिनिकल ट्रायल के कंप्लीट हो चुका है, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, यहां पर पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। और लास्ट में दो स्टॉक्स की बात करेंगे, अदानी एंटरप्राइजेस और टाटा कंज्यूमर्स। CLSA की एक रिपोर्ट आई है लॉरेंस बेलानको की और उनका मानना है कि दोनों ही स्टॉक्स पर नेगेटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। तो अदानी एंटरप्राइजेस और टाटा कंज्यूमर पर इस रिपोर्ट के चलते आज एक्शन दिखेगा।
ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। एक एक करके टेक्निकल फ्रंट पे भी क्या कुछ आपको करना चाहिए इन काउंटर्स पे, इस पे चर्चा हमारे एक्सपर्ट से ज़रूर करेंगे। पर आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की नज़र कहाँ पे है और कहाँ पे आई हैं आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। पूरी लिस्ट लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत सबसे पहले केमिकल स्टॉक से करेंगे। यूबीएस ने काफ़ी सारे कंपनियों पर अपनी कवरेज शुरू की है। पीआई इंडस्ट्रीज़ पर कवरेज इनिशिएट की है, खरीदारी की सलाह है और टारगेट देख रहे हैं 4,800 का। नवीन फ्लोरिन में भी खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की, टारगेट देख रहे हैं 4,250 का। वहीं गुजरात फ्लोरो और आरती इंडस्ट्रीज़ पर बिकवाली की राय दी है। गुजरात फ्लोरो के लिए 3,000 का टारगेट और आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए 615 का टारगेट देख रहे हैं। तो केमिकल स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। उनका कहना है कि क्षमता बढ़ोतरी और सप्लाई चेन बढ़ने से ग्रोथ है, डी स्टॉकिंग खत्म होने से वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगी। आगे बात करते हैं भारती एयरटेल पर। रिजल्ट्स आए थे कंपनी के और इसके अलावा जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई वो काफ़ी न्यूट्रल हैं, नतीजे भी इनलाइन थे। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1430 के टारगेट्स देख रहे हैं और यूबीएस ने भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1310 के टारगेट्स देख रहे हैं। और दोनों ही रिपोर्ट में हाईलाइट हुआ है कि कंपनी का अफ्रीका कारोबार कमज़ोर था जिसके चलते नतीजों पर असर पड़ा है। बाकी फ्रंट पर नंबर्स ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं। अपोलो टायर्स की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 535 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। श्री सीमेंट पर जेफरीज ने अपनी होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य है 29,500 का। और मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 27,034 के टारगेट्स यहाँ पर देख रहे हैं। और श्री सीमेंट पर मैक्वारी का कहना है कि लागत आधारित एबिटा अनुमान से ज़्यादा है, क्वार्टर फोर में अनुमान से बेहतर 8% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। तो न्यूट्रल व्यूज़ आ रहे हैं श्री सीमेंट के नंबर्स पर। सीमेंस के नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो भी पॉजिटिव हैं। जेफरीज ने खरीदारी की सलाह दी है और लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, 5,575 से बढ़ाकर अब नए टारगेट जो देख रहे हैं वो 8,000 रुपये का देख रहे हैं स्टॉक में। और इनक्रेड ने भी ऐड की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है, लक्ष्य यहाँ पर भी उन्होंने बढ़ा दिया है, 4400 से बढ़ाकर जो नए टारगेट्स देख रहे हैं वो 7,565 का देख रहे हैं। तो रिपोर्ट्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, नंबर्स भी अच्छे हैं। सीमेंस पर आज आप नज़र रखिए। और इसके अलावा 361 पर सिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। ये शॉर्ट टर्म रिपोर्ट है, 90 डे कैटलिस्ट वॉच पर ये रिपोर्ट दी है जिसमें कि खरीदारी की राय देख रहे हैं और अगले 3-4 महीनों के लिए जो लक्ष्य देख रहे हैं कंपनी पर वो 920 रुपये प्रति शेयर का है। आखिर में ब्लू जेट, जेपी मॉर्गन ने कवरेज शुरू की है न्यूट्रल की राय के साथ और टारगेट देख रहे हैं 360 रुपये प्रति शेयर का। कंपनी का जो नीश बिजनेस पर फोकस है वो काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं कंपनी पर। तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए तो कई सारे काउंटर्स हैं, सीमेंस, 361, इन सभी पे रिपोर्ट्स आई हैं। इस पे इनके दम पे दिखेगा आज एक्शन। पर चलिए इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमने आपको बताया कि कौन से स्टॉक्स रहेंगे खबरों के दम पे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पे भी फोकस में। और आइए उन पे एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। अवनी, एक बार केमिकल काउंटर्स पे आप अपनी राय दीजिए क्योंकि आज यूबीएस की जो रिपोर्ट आई है यहाँ पे हालांकि 2 काउंटर्स पे पॉजिटिव ज़रूर है, जैसे कि पीआई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे खरीदारी की राय के साथ 4,800 के लक्ष्य दे रहे हैं और नवीन फ्लोरिन यहाँ पे खरीदारी की राय के साथ 4,250 के टारगेट्स दे रहे हैं। हालांकि आरती इंडस्ट्रीज़ गुजरात फ्लोरो में बिकवाली की राय है। पर अवनी, अगर पीआई इंडस्ट्रीज़ और नवीन फ्लोरिन दोनों में से किसी एक को देखना चाहिए तो वो कौन सा स्टॉक होगा और कौन सा ज़्यादा भरोसा दिखा रहा है आपको टेक्निकल फ्रंट पे? जी सृष्टि, मेरे हिसाब से ये दोनों के कंपैरेटिवली अगर चार्ट्स देखें तो नवीन फ्लोरिन में ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो नवीन फ्लोरिन ने एक बेस बना लिया है पिछले 4 दिन की गिरावट में। नीचे 3165 का जो लेवल है वो होल्ड किया हुआ है और उस लेवल के साथ में बार बार एक उछाल देने की कोशिश जारी है और कल वो कामयाब भी हो चुके थे, ऊपर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज दे दिया है। तो मेरे हिसाब से नवीन फ्लोरिन का जो चार्ट है वो बेहतर है। ऊपर 3480 तक के स्तर हमें एक बड़ी रफ्तार से देखने मिल सकते हैं। इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरिन, यहाँ पे यूबीएस का नज़रिया पॉजिटिव है। इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है तो वो नवीन फ्लोरिन ज़्यादा बेहतर हो सकता है।
पर इस बीच हमारे साथ सनी अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे शो में। हाय सनी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे एक बार अपोलो टायर्स पे राय जानना चाहेंगे सनी, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि सभी टायर कंपनीज ने कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब नतीजे जो हैं पेश किए, मार्केट की उम्मीदों से भी कम थे। पर जिस तरीके से सीएट के नंबर्स थे वहाँ पे थोड़ी ग्रोथ ज़रूर दिखी थी, पर अपोलो टायर्स की ग्रोथ भी सपाट है और साथ ही साथ नंबर्स अनुमान से काफ़ी कमज़ोर हैं। सनी, जिस तरीके से हम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स यानी ओईएम्स की चाल देख रहे हैं, टायर कंपनीज ठीक उसके विपरीत परफॉर्म कर रही हैं। आपकी क्या एनालिसिस है कि जो वीकनेस है या जो प्रेशर है टायर कंपनीज में कुछ क्वार्टर्स से बरकरार है, कितने और समय तक रह सकता है, और नतीजों के दम पे अपोलो टायर्स आज किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है? Yeah, good morning, everyone. Thanks for having me on the show. Definitely weaker than expected नतीजे आए हैं अपोलो टायर्स के, और ओवरऑल अगर हम टायर कंपनीज के भी नतीजे का थोड़ा एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये पाया गया है कि बेसिकली जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है वहाँ कहीं ना कहीं बिल्ड होते हुए दिख रहा है सभी टायर कंपनीज में। तो एक जो मार्जिन एक्सपेंशन की जो स्टोरी थी FY24 में, वो कहीं ना कहीं एक क्वार्टर के लिए कहीं ना कहीं एक थमेगी। हालांकि उसे ओवरकम करने के लिए सभी टायर कंपनीज ने एक माइनर प्राइस हाइक भी लिया है। और एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि जो टायर की जो डिमांड है प्रीडोमिनेटली रिप्लेसमेंट डिमांड, वो जब एक ऑटो ऑटो सेल्स के नंबर बेहतर होते हैं उसके 1.5 या 2 साल के बाद हम देखते हैं कि रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत जोरों से इंक्रीज होती है। तो आई थिंक मे बी अगर मैं इसे शॉर्ट टर्म की बात करूं, मे बी क्वार्टर और 2 हम लोग काइंड ऑफ म्यूटेड अर्निंग ग्रोथ देखेंगे टायर कंपनी की ओर से आते हुए। और एक बार जब सेकंड क्वार्टर खत्म हो जाएगा, मे बी थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड वी विल सी अपटिक इन अर्निंग एज फार एज टायर कंपनीज आर कंसर्न। तो मुझे लगता है कि ऑटो ओईएम के जो अच्छे आंकड़े आ रहे हैं सेल्स के, वो उसे टायर डिमांड में कन्वर्ट होने में दो तरह से देखा जा सकता है। ओईएम सेल्स तो डेफिनेटली बेहतर हो ही रही है और रिप्लेसमेंट डिमांड आने में थोड़ा समय लगता है। आई थिंक ओवरऑल वी आर बुलिश ऑन टायर एज अ सेक्टर, बट इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन में भी, और क्वार्टर और 2 टाइम वाइज करेक्शन हम देखेंगे और उसके बाद हम इसमें स्टॉक में अपमूव आते हुए देखेंगे। ठीक है, अपोलो टायर्स को लेकर ये व्यू। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में निवेशकों को बीजेपी और नरेंद्र मोदी की वापसी का भरोसा जताया। मीडिया और निवेशकों से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल बाजारों में उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Stability of government is the first criteria for markets to be efficient. Stability of government, stability of policy, particularly of taxation policy, and predictability in which everything comes in terms of when it is getting introduced, when it is getting executed, and above all, a soft touch regulatory framework. Prime Minister Modi's third term, one more very good, stable, high governance, good governance, more governance, less government is what we are looking forward to, and we are confident that Prime Minister Modi will be forming his third term where India will become the third largest economy. बाजार को लेकर भरोसा है और कहीं न कहीं बाजार के पीछे जो फोर्स है कि अगर एनडीए सत्ता में बनी रहती है, नरेंद्र मोदी की वापसी होती है, तो बाजार निश्चित तौर पर उसको पसंद भी करेगा, ऐसा विश्वास जता भी रही हैं वित्त मंत्री। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ खबरों वाले शेयरों पर ज़रा अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे। और सीमेंस के नतीजे तो नतीजे अच्छे रहे। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि एनर्जी बिजनेस की अलग से लिस्टिंग के लिए मंजूरी दी है बोर्ड ने, और सीमेंस के एक शेयर पर नई कंपनी का एक शेयर मिलेगा। करीब 1000 करोड़ रुपए के कैपेक्स की भी घोषणा की गई है सीमेंस की ओर से। सीमेंस पर आपसे जरा व्यू चाहेंगे अवनी जी। सीमेंस हमने हाल फिलहाल तेजी भी देखी है सीमेंस के शेयर में, जितने भी कैपिटल गुड्स वाले शेयर हैं एक अच्छी रफ्तार से चले हैं। सीमेंस को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या ये तेजी सस्टेन करेगी और आगे बढ़ेगी? जी अभिषेक जी, सीमेंस में व्यू पॉजिटिव है। अगर आप इसका डेली चार्ट्स देखें तो ये जब भी गिरावट हुई है, इसने कभी भी अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 10 दिन का और 20 दिन का, वो तोड़ा नहीं है।
और थोड़ी बहुत एक कंसोलिडेशन के बाद हमेशा से ये स्टॉक चलता हुआ है और ये ट्रेंड अभी भी जारी है। तो मेरे हिसाब से इसका ऊपर का लक्ष्य बनता है करीबन 7,000 के आसपास। तो ये व्यू तेजी का ही रहेगा, इसको होल्ड करना है। और आपको अगर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं तो कल एक ब्रेकआउट आ गया था नीचे, अगर 6400 तक अगर फिर से हमें डिप मिलता है तो वहां पे हम खरीदारी फिर से कर सकते हैं और ऊपर 7,000 का इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल रही है, लेकिन इस बीच 8:47 और वसीम साहब के आने का समय हो गया। आइए करते हैं उनका स्वागत। वसीम साहब नमस्ते। आप पहले तो बहुत शुक्रिया समय फिर से देने के लिए। सर मैं रोज़ पूछता हूँ आपसे कि निफ्टी का क्या करना चाहिए, आप कितना, आप ही बता रहे हैं कि हाँ इंडेक्स को थोड़ा छोड़ दो, स्टॉक्स में ज़रा ध्यान दो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने नोटिस किया हो, कुछ आप और बताना चाहते हो इंडाइसिस पे, तो पहले वही कंप्लीट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी, सृष्टि, आपको और अभिषेक को। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? 22,800 पे बेचने को बोल दिया, 21,800 पे खरीदने को, और क्या चाहिए? आदमी की जान लोगे क्या डिम्पी जी? और जिसने नहीं फॉलो किया उसके अपने कर्म है। हम तो कह रहे एक ही चैनल है जहाँ पे सटीक व्यू दिया था। मैं जान नहीं ले रहा, मैं ज्ञान ले रहा हूँ। कहानी आपको 22,800 पे सबको कहा बेच दो, पैसा अपने पास रखो जेब में, मनी इज नॉट ऑन द पेपर, घर ले आओ। और 21,800 पे का फियर प्ले आउट हो गई है, ले लो। कल भी आपने देखा, परसों भी, और 3 गवाह हैं मेरे पे डिप्टी जी अब तो। हाँ नहीं सर, गवाह तो हैं, बस मेरे को थोड़ा आगे का रास्ता और दिखा दोगे तो और बेहतर हो जाएगा सर। आगे का रास्ता भी दिखा दीजिए फिर। डिम्पी जी देखिए, आगे का रास्ता आसान है नहीं है, और ये इस कारण से क्योंकि इलेक्शन है, रूमर मॉन्गरिंग है, यूएस फेड, आज यूएस का सीपीआई डेटा, सो देयर आर सो मेनी इम्पॉन्डेबल्स, बट हमने जो अंडर परफॉर्म करना था वो हो चुका है। हम अगर इसी रेंज में भी रहे कुछ दिनों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मौके आपको मिल रहे हैं। वेदांता न्यू हाई, सेल न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई, आइडिया आपको 6% चल गया, इंजीनियर 10% चल गया। अरे वही शेयर लो जो आपको कह रहे हैं, उसमें पैसे की कमाई है। सिर्फ इंडेक्स पे फोकस करना अनिवार्य नहीं है। HDFC बैंक, आज आप नई लिस्टिंग देख रहे हो जो 4 टाइम 3 टाइम प्राइस टू बुक। HDFC और HDFC जो मॉर्गेज कंपनी है, लेस देन 2 टाइम प्राइस टू बुक। आंखें बंद करके ले लीजिए और अगले 2 साल मत बोलिए, और आपका पैसा 50% अप होएगा। तो आपको अपने आप चूज करने हैं, आपका होराइजन क्या है, आपका गोल क्या है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, वीकली ट्रेडर हैं, या लॉन्ग टर्म है, थोड़े से लॉन्ग टर्म है, तो मुझे लगता है कमोडिटीज बहुत अच्छा मौका है। 2 प्लेस मैंने कहे, आप सीमेंस के नंबर देखिए, एबीबी के, बहुत बढ़िया, लेकिन ऑल इज इन द प्राइस। इससे भी बढ़िया नंबर आएंगे इंजीनियर्स और इरकॉन के, और प्राइसेस में कुछ भी आपकी वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। तो यू हैव टू चूज योर विनर्स एंड लूजर, यू नो वेयर यू वांट टू पार्टिसिपेट। अभी भी मुझे लगता है मार्केट में बहुत अच्छे मौके हैं, कंसोलिडेट हो रही है, बहुत अच्छा है। जैसे आपको कहा 21,800, 22,800, 1,000 की पॉइंट की रेंज अगर हफ्ते में आएगी तो डिम्पी जी यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रनअवे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फॉल। यहीं पे 2-3 दिन रह जाए वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको पता है जैसे जैसे इलेक्शन की अटकलियां आएंगी एंड सो ऑन, बट मैक्रो नंबर्स अच्छे हैं, माइक्रो में डेटा अच्छा आ रहा है, और थर्डली ग्लोबली क्यूज बहुत शानदार है। मुझे कोई दो राय नहीं कि इंडिया सेट टू आउट परफॉर्म, लेकिन एक बिग इवेंट रिमेन्स द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज द इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शंस पे नज़र ज़रूर रहेगी। और भसीन जी बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी, क्योंकि कल हमने देखा कि जितने भी स्टॉक्स आपकी लिस्ट में थे उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और आप हमारे दर्शकों को समय दर समय गाइड भी करते आ रहे हैं। पर आज के लिए भसीन जी कौन से स्टॉक्स जो हैं फोकस में रहेंगे ये भी बताइए, कहाँ पे आपकी रिकमेंडेशंस? हाँ सृष्टि जी देखिए, नैल्को आपको कहा था वो प्रॉफिट से ऊपर हो गया, वेदांता भी प्रॉफिट से ऊपर, इंजीनियर 10% मूव किया, अभी शुरुआत है। इंजीनियर्स और इरकॉन मेरे इस साल के फेवरेट शेयर हैं, यहाँ से 50% अपसाइड मिनिमम, और अगर आप 1 साल बैठे तो 100% अपसाइड, माने 400-500 रुपए का भाव दोनों का आना चाहिए। आज का टॉप पिक अगेन इरकॉन है, 238.40 में लीजिए, 25 का स्टॉप लॉस, 275 का टारगेट।
दूसरा मुझे एक्सिस बैंक बहुत पसंद है। आई थिंक नंबर्स उसके बहुत शानदार थे और अगर कोई शेयर 1200 जाएगा तो वो एक्सिस बैंक है। साथ में बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, मुझे लगता है आज जोर-शोर एचडीएफसी और एक्सिस बैंक पे आना चाहिए। 1102 का स्टॉप लॉस, 1175 का टारगेट। और लास्टली कल भी आपको कहा था ग्रासिम, वोडाफोन ऑन ऑल सिलिंडर्स, अल्ट्राटेक ऑन ऑल सिलिंडर्स, एंड हाउ कैन ग्रासिम वीएसएफ बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सम ऑफ पार्ट्स ग्रासिम मेरे हिसाब से लार्ज कैप में स्टॉक ऑफ द ईयर होएगा। 2700 का टारगेट है, 2700 पास भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी 2300 का स्टॉप लॉस रखिए, 2700 का टारगेट। दूसरा आपको बता दूं सृष्टि जी, आपको 11:30, आपको 12, आपको 12:15 भी कहा था, वोडाफोन मत मिस करिए। 13:15 कल हो गया। जो और हफ्ते में इसमें जो नए एंट्रेंट्स है जब वो निकल जाएंगे, इसका भाव अगले 1 साल में 25 रुपए का आपको खुल के कह रहा हूं। ठीक है वसीम साहब, मैं ना 2 शेयर आपसे पता करना चाहता हूँ, आपकी वॉच लिस्ट में भी है और आपने इन दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे से बोला भी हुआ है। मैं थोड़ा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। एक तो रतन इंडिया पावर करके है, वो बढ़िया चल रहा है, 9.5 पे आपने दिया था, 11.5 का मोटा मोटी रेट है। एक वोडाफोन आइडिया पे भी आप काफ़ी बुलिश है सर। इन दोनों पे मेरे को बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई वापस कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रखे ना, होल्ड कर ले दोनों शेयर्स को आराम से। बिल्कुल, देखिए डिम्पी जी, ये शेयर किसी को अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये आप बोलोगे 11 रुपए 12 रुपए वाले शेयर हैं। अगर आपको सीमेंस बहु 7000 तो आप बोलोगे वसीम साहब 11-12 वाला शेयर कह दो। 11 वाला 12 वाला शेयर में रिस्क रिवॉर्ड भी तो होता है ना, वो ऊपर नीचे बहुत जाता है, लेकिन अंडरलाइन फंडामेंटल देखिए 2700 मेगावाट है रतन पावर, एनसीएलटी से बाहर आ जाएगा और मुझे लगता है इसका भाव कम से कम 18 रुपए से नीचे तो बेचने का सोचना ही नहीं। वोडाफोन आइडिया, आपने 20,000 करोड़ की कैपिटल रेस करना था, 85,000 करोड़ आ गया। एक तो सबको अलॉटमेंट नहीं मिली, दूसरा मार्की नेम्स ने इन्वेस्ट किया, तीसरा 4G 5G में एक्सपेंशन हो गई और कैश आ गया। फिफ्थली 4,000 करोड़ की डेट है जो बढ़ सकती है बैंक्स की तरफ, क्योंकि उनके पास कुछ कंप्लायंस के वजह से गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेमेंट करनी है। लेकिन सरकार ने जब स्ट्रेंथ दिखा दी, 10 रुपए पे जो उनकी डेट है वो हो गया और आपके पास अब 2 प्राइस हाइक्स आने को हैं। 140 का आरपू अगेंस्ट 200 ऑन भारती, कैसे आप रोक सकते हो? अगर आप में रिस्क की गम्पशन है, मैं खुल के बोलता हूं, तो भारती को आज कन्वर्ट कर लो वोडाफोन 25 रुपए हो जाएगा, भारती 2000 रुपए नहीं जाएगा, ये भी बता दूं मैं आपको। दूसरी बात, रतन पावर 18 का टारगेट और वोडाफोन 25 का। लेकिन डिम्पी जी, ये आपको पता है क्योंकि ये थोड़े से हाई रिस्क भी है। आप अपनी डिलीजेंस कीजिए, अपने आप को अपने ब्रोकर से डिस्कस कीजिए, रिलेशनशिप मैनर से हम आपको आइडियाज दे सकते हैं जो बाद में जाके आपको गोल्डन गूस बन सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करना, ये आपके अगर जहन में है तो कीजिए। ठीक है, तो दोनों ही काउंटर्स पे आपको राय दे दी गई है। भसीन जी का भरोसा कायम है, पर इस बीच एक बार सिप्ला पे भी नज़र डालिए क्योंकि 2.5% के इक्विटीज़ जो हैं यहाँ पे हाथ बदलाव हुआ है, जहाँ पे प्री मार्केट में 2.5% इक्विटी जो है चेंज इन हैंड्स की है। और हम जानते थे कि ये बड़ी ब्लॉक डील होगी, 2500 करोड़ से ज़्यादा की ये ब्लॉक डील है, जहाँ पे हामिद फैमिली के कुछ मेंबर्स और साथ ही ओकासा फार्मा जो है अपनी स्टेक सेल कर रहे थे। फ्लोर प्राइस था, प्राइस रेंज था करीब 1290 से लेकर 1350 के बीच में। तो देखते हैं कि स्टॉक प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है और आज का FIDIS का डेटा भी इससे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सिप्ला पे आज रहेगी नज़र। पर अभिषेक, चलिए अब वक्त हो चला है भसीन जी से रिजल्ट एनालिसिस का। बिल्कुल, रिजल्ट की एनालिसिस शुरू करेंगे रिजल्ट एक्सपर्ट सेगमेंट में। वसीम साहब, शुरुआत करेंगे भारतीय एयरटेल के नतीजे से। नतीजा है इन लाइन और एबिडा हालांकि 2-2.5% कमज़ोर है, मार्जिन में भी थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है वो है आरपू में करीब 0.5% के आसपास की बढ़ोतरी, हल्की सी, वहां पर भी बहुत कोई खास नहीं है, लेकिन वो भी। भारतीय एयरटेल हालांकि शेयर चला हुआ है सर, आपके इस पर व्यू क्या होंगे? नहीं, होल्ड की रेटिंग है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब तक वो क्योंकि ड्रैग क्या है उसका अफ्रीका बिजनेस, और वो एक रहेगा कुछ टाइम के लिए क्योंकि प्राइसिंग पावर और डेट पे उस पर असर पड़ता है।
स्टॉक हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, तभी मैं कह रहा हूं कि यहाँ आपको रैली मिले, थोड़ा सा बुक कीजिए और थोड़ा सा रिस्क लेना ही है तो वोडाफोन में डालिए, क्योंकि वहां पे तीनों चीजें आपके साथ है, कैश इन्फ्यूजन, कैपेक्स एक्सपेंशन एंड आरपू राइज। तो भारती मेरे हिसाब से होल्ड है एंड यू नो जस्ट स्टे, अगर आपके पास है तो स्टे द कोर्स। ठीक है, अगर है तो आप इसमें बने रहिए भारतीय एयरटेल में। स्विच करना अगर चाहते हैं तो एक विकल्प हो सकता है वोडाफोन आइडिया का। ओबरॉय रियल्टी की बात करेंगे वसीम साहब, नंबर्स इसके अच्छे हैं, प्रॉफिट 64% बढ़ा है, मार्जिन में बहुत सॉलिड इंप्रूवमेंट है, 38% से बढ़कर 60% का। ओबरॉय रियल्टी के नंबर तो ठीक ठाक लग रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी, इसमें क्या करना है, क्या जिसके पास नहीं है क्या वो खरीदे? बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। ये आप शायद आपको पता होना चाहिए, ये डेट फ्री कंपनी है, इन्होंने कभी कैपिटल रेज नहीं किया और इंटरनल रिसोर्सेज से चलती है। अब स्टॉक सस्ता नहीं है क्योंकि रियल्टी के शेयर्स काफी महंगे भी हो गए हैं और सारा गुड न्यूज भी प्राइस्ड इन है, लेकिन इसके मार्जिन आर्ग्यूबली सबसे बेस्ट आते हैं इंडस्ट्री में। तो मैं कहूंगा होल्ड कीजिए, कोई डिक्लाइन मिले तो लीजिए, क्योंकि आज स्टॉक में सारा कुछ प्राइस में है। मैंने आपको एक और विकल्प भी दिया था, इंडिया बुल रियल एस्टेट मुझे बहुत पसंद है, 2008 की इन्वेंट्री है, उसमें जब आपकी सेलेबिलिटी और मर्जर की तारीख 22 अगर हो गई तो जो कैपिटल इन्फ्यूजन आएगा वो इसको बहुत ऊंचा खींच सकता है, क्योंकि मार्जिन इसमें बहुत स्ट्रांग आएंगे। तो मैं इस शेयर पे काफी बुलिश हूँ। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पोर्टफोलियो में भी है और इस पे हमारी बाय रेटिंग है। ठीक है, बाय रेटिंग है इंडिया बुल्स रियल को लेकर। अच्छा, डालमिया भारत शुगर, नतीजे इसके आए हैं कमजोर, चाहे वो मुनाफे की बात हो, चाहे आय की बात हो या फिर मार्जिन की, हर पैरामीटर पर नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। डालमिया भारत शुगर को लेकर वसीम साहब आपके क्या राय है, और क्या इसमें से स्विच करके किसी बड़ी स्ट्रॉन्ग शुगर कंपनी में निवेश कर लें? हाँ, मेरे को लगता है इसमें से आप स्विच कर सकते हैं। देखिए, शुगर की इंडस्ट्री के ये क्वार्टर वीकली रिजल्ट आते हैं, जनरली ये ट्रेंड है, ये वीक क्वार्टर होता है। मुझे यहाँ पे डीसीएम श्रीराम, ईआईडी पैरी, बलरामपुर चीनी बहुत पसंद है। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना है तो उन 3 शेयरों का बनाइए। डालमिया भारत अगर आप हैं तो बने रहिए, इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, मगर मेरे को लगता है वो 3 स्टॉक्स की जो अर्निंग्स और विजिबिलिटी और परफॉर्मेंस है विल बी मच बेटर। ठीक है, बेहतर विकल्प आपके पास है, आप उसमें अपना स्विचिंग कर सकते हैं। मन इंफ्रा, इसके नतीजे भी कमज़ोर हैं, प्रॉफिट में 29% का गिरावट है, मार्जिन में भी हमने कमी देखी है 1.5% के आसपास की, और आय घटी है 56%। मन इंफ्रा वसीम साहब, इसमें क्या प्रॉब्लम है और कंपनी आपको कैसी लग रही है ये? नहीं, मैं तो कहूंगा प्रॉफिट बुक कीजिए इसमें, और आपको 2 विकल्प दे दिए, इरकॉन रेलवेज का और इंजीनियर्स इंडिया ओएमसीज जिस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं, बोनस भी दे दिया। उनके जो इलेक्ट्रिकल काम है, जितना इंजीनियरिंग का काम है, सब इंजीनियर्स इंडिया के पास है, और इरकॉन के पास सारा काम है रेलवेज का। तो ये दोनों शेयर आपके पास जब आपके सामने सोना पड़ा है तो आपको क्यों दूसरी चीज में जाना। साथ में PSUs हैव बीन द फ्लेवर, और मुझे लगता है आगे जाते हुए भी PSUs में और इम्पटस आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा इरकॉन और इंजीनियर्स इंडिया में शिफ्ट कीजिए। ठीक है, EIL में और इरकॉन में शिफ्ट करने की सलाह है। अगला शेयर है रेडिको खेतान। वीक नंबर्स, प्रॉफिट में 26% की गिरावट, रेवेन्यू में 15% की, और मार्जिन में हालांकि इसमें बढ़ोतरी है। लेकिन रेडिको खेतान के साथ दिक्कत ये रही कि इसने पैसे बना के इस साल निवेशकों को दिए नहीं है। वसीम साहब, रेडिको खेतान क्या करें इसमें शेयर में? अरे अभिषेक जी, ये मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। ये 250-300 रुपए शेयर था, 1600 रुपए हो गया। इन्होंने मार्केट शेयर ले लिया। आफ्टर 8 जो इनकी ब्रांड है वो बहुत सुपर परफॉर्म करती है। मैं तो पीता नहीं, टी टोटलर हूं, लेकिन इसकी मार्केट शेयर और इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है। आई थिंक इसकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो मैं इसमें ये भी कह सकता हूं कि ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है, एक आध क्वार्टर की वीकनेस है। जो मिलेनियल की ड्रिंकिंग चॉइस और अवेलेबिलिटी और एक्सपेंशन है वो तो अनबिलीवेबल है, तभी आपने मैकडॉवेल और रेडिको को आउट परफॉर्म देखा है। मैं सोचता हूं कोई भी डिक्लाइन आए लीजिए, बट लुक फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, डोंट लुक फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एक आध क्वार्टर वीक होता है बिकॉज ऑफ सिक्लिकलिटी, बट आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव, दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू गो प्लेसेस। तो मैकडॉवेल एंड रेडिको बोथ आर बाइज ऑन डिक्लाइन। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खेतान गिरावट पर खरीदारी वाले शेयर हैं। अच्छा वसीम साहब, 2 शेयर आपके सामने मैं रखूंगा। एक तो कोलगेट का है, इसके नंबर ठीक लग रहे हैं मुझे,
प्रॉफिट 20% बढ़ा है, आय 10% बढ़ी है, मार्जिन भी इंप्रूव किया है। और दूसरा जो शेयर है वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का। इसमें आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के नंबर कमज़ोर हैं प्रॉफिट के फ्रंट पर, अगर हम बात करें तो मार्जिन के फ्रंट पर क्या करना चाहिए दोनों शेयरों में, कोलगेट में और स्पेशलिटी में? हाँ, तो देखिए कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर, मैरिको और नेस्ले, ये चारों हमारे पोर्टफोलियो, और गोदरेज कंज्यूमर, ये हमारी कवरेज में है, लेकिन काफी नीचे भाव से। ऑन ऑल डिक्लाइंस कोलगेट इज अ मस्ट हैव। अगर आप इंडिया की ग्रोथ पे हो तो कोलगेट इज अ मस्ट हैव, गिवन दैट उसकी डेमोग्राफिक प्रीमियम से ही उसकी जो और ये आज का नहीं, ये तो मेरे ख्याल से 40 साल से यही करते जा रहा है, हमेशा ग्रोथ रेट अबव द मार्केट। तो एनी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्टे इन कोलगेट। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, अगेन मैं कह रहा हूँ ना, सिक्लिकलिटी ज्यादा हो रही है, सो आई थिंक उससे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, निकल सकते हैं। आपको कुछ अच्छे इंजीनियरिंग प्लेस दिए हैं, मुझे एक्सिस बैंक बहुत पसंद है, मुझे HDFC बैंक बहुत पसंद है, तो क्वालिटी नेम में जाइए। क्वालिटी नेम्स विल गिव यू मच मोर सपोर्ट एंड गिव यू एबिलिटी टू हैंडल वॉलेटिलिटी इन अ वॉलेटाइल मार्केट। तमाम स्टॉक्स पर व्यू नतीजों के बाद बिल्कुल एकदम फटाफट अंदाज में और बिल्कुल सटीक राय आपके लिए। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के अलावा इन तमाम शेयरों पर भी हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपके स्टॉक कॉल से। बताइए कहां पर आपका कमीशन है, क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप? जी अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन एल्स ऑन द पैनल। वेल देखिए, हमें लग रहा है ये जो मोमेंटम हमने पिछले 2 सेशंस में देखा है, ये कंटिन्यू रह सकता है। ये हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा जो अपसाइड है कैप्ट रहे, तो प्रॉफिट बुक करते चले निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे, ये सलाह रहेगी। वॉलेटिलिटी भी हाई है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको उठापटक मार्केट में देखने मिले। तो पॉइंट इस कि आप यहाँ पे पैसे जो है अपने प्रॉफिट जो है बुक करते चले। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 पिक्स है। पहला है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक में कल अच्छा मूव देखने मिला था हमें। ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू रह सकता है। अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था वॉल्यूम के साथ। 51755300 के नियर टर्म टारगेट के लिए आप हीरो मोटो को कंसिडर कर सकते हैं 4900 के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा पिक है वो है एपिग्राल। कल अगर आप देखें तो एक रिकवरी दिखी थी स्टॉक में। पिछले 2 सेशन से अटेम्प्ट हो रहा था। कल एक कन्विंसिंग अप मूव दिखा था। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, बट हमें लग रहा है कि यहाँ से जो अपसाइड है ये 1355 तक स्टॉक को लेके जा सकता है। 1285 के करीब स्टॉप लॉस लेके चले। तो हीरो मोटोकॉर्प और एपिग्राल, ये 2 हमारे स्टॉक पिक्स रहेंगे आज के लिए। और साथ ही एपिग्राल, ये 2 काउंटर्स पे आप रखिए नज़र। पर इस बीच चलिए, हम 9 बज चुके हैं और वक्त चला है कि ये जानने का कि आज 9 बजे के नवरत्न शेयर्स कौन से हैं। और रोज़ की तरह पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, पहला स्टॉक सीमेंस रहेगा। नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं, अनुमान से बेहतर देखने मिला है और एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी आया है जहां पे उन्होंने अप्रूव किया है बोर्ड ने कि एनर्जी बिजनेस की डीमर्जर होगी। इसका जो शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो 1:1 है, यानी कि अगर आप 1 शेयर होल्ड करते सीमेंस का तो उनकी जो एनर्जी आर्म है उसमें भी आपको 1 शेयर मिलेगा। और इसके अलावा कैपेक्स की भी अनाउंसमेंट आई है 1000 करोड़ के ऊपर की। तो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो सीमेंस में देखने मिले और अब जो है ऑफकोर्स ब्रोकिंग हाउस के अपग्रेड्स भी आए हैं। श्री सीमेंट की बात करें तो चौथी तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 8% बढ़ा और मार्जिन्स में एक अच्छी बीट देखने मिली है। मार्जिन्स ग्रोथ 870 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। वही भारतीय एयरटेल की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। स्पेशली जो इंडिया बिजनेस है उसको लेके मैं बात करूंगा। और ओवरऑल आरपू जो है फ्लैट आया है लगभग 209 रुपये का। लेकिन जो वीकनेस देखने मिली है वो आपको अफ्रीका की बिजनेस में देखने मिली है। अपोलो टायर्स की बात करें तो कमज़ोर नतीजे चौथे तिमाही के देखने मिले हैं और यूरोपियन यूनियन की जो बिज़नेस है वहाँ पे जो है मार पड़ी है। हालांकि अगर कंपेयर करें तो एमआरएफ और सीएट की जो डिजिट ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिली। हालांकि अपोलो के लिए ये सपाट रहा है। आईओएल केमिकल फार्मा भी फोकस में रहेगा। कमज़ोर चौथे तिमाही के नतीजे देखने मिले हैं और जो रेवेन्यू इम्पैक्ट आई है वो उनके ग्लोबल वॉलेटिलिटी के कारण देखने मिली है। स्पेशली प्राइसिंग में जो है वहाँ पे भी जो है मार पड़ी है कंपनी को। लेकिन जो गाइडेंस आया है वो बोल रहे हैं कि प्राइसिंग स्टेबलाइज हो सकती है इस साल 2025 में। वही ओबरॉय रियल्टी भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ Q4 नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू 37% बढ़ा है, पैट में भी ऑलमोस्ट 70% का उछाल आया और हमने ऑपरेशनल नंबर्स जो पहले अनाउंस हुए थे वहाँ पे हमने स्टॉक की रैली भी देखी थी। शिल्पा मेडिकेयर क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हुआ है इनका लिवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट का ड्रग का। और जो हमारा 8वां स्टॉक है
आज वो रहने वाला ओरियन प्रो सॉल्यूशंस। यहाँ पे बोर्ड ने जो है अप्रूवल दिए बोनस इशू की 1:1 का, यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो तो आपको बोनस में एक शेयर मिलेगा। आज जो हमारा आखिरी स्टॉक है, आज हमारा खबर नहीं है लेकिन हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है, वो फोकस में रहने वाला यूबीएस का रिपोर्ट पे पीआई इंडस्ट्रीज। इनिशिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस है 4,800 रुपीज़ पर शेयर। और इंटरेस्टिंगली जो ब्रोकिंग हाउस का कहना है कि अच्छी ग्रोथ, मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है और वॉलेटिलिटी जो बिजनेस में वो अभी कम है, तो उसके कारण उनका एक बुलिश नज़रिया बनता है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपकी आज फोकस होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ये 9 काउंटर्स हैं जहां पे आपको रखनी है नज़र। पर चलिए, इस बीच हमारे साथ सुमित मूलचंदानी भी जुड़ चुके हैं। बाजार खुलने से पहले आइए समझते हैं कि कहां पे है उनकी नज़र। वेरी गुड मॉर्निंग सुमित, अपनी स्टॉक कॉल्स दीजिए, बताइए क्या दोनों ही लॉन्ग के सौदे हैं आज भी? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग का नजरिया रहेगा। 2 स्विंग ट्रेड्स हैं, एक F&O स्टॉक है और एक कैश स्टॉक है। जो पहला रहेगा वो रहेगा बायोकॉन। देखिए काफी सेशन से कंसोलिडेशन है, लेकिन जो कल का क्लोजिंग था वो बहुत ही अच्छा रहा। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आज एक छोटा सा गैप अप भी मिल सकता है और स्टॉक यहाँ से 5 से 10% का मूव दे सकता है। तो जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है, आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखिए। कल का क्लोजिंग है 311 का। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 292 का फॉर द टारगेट ऑफ 338 एंड 352। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा कैश स्टॉक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, HCC कोड आता है। कल का क्लोजिंग है 3560 का। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 3250 का और टारगेट रहेगा 44 एंड 48। हम देख रहे हैं कि कई सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे भी है और फाइनली ये काउंटर जो है लगभग 300 के जो स्तर है उसको डिसाइसिवली क्रॉस किया है। 314 कल आपने इस पे देखा और अब सुमित के रेडार पे फिर से एक बार आते हुए 338 के टारगेट्स, 292 का स्टॉप लॉस। पर इस बीच अगर हम प्री मार्केट में देखें, प्री ओपन में, तो सिप्ला जो है एक पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी कर रहा है। ब्लॉक डील के बाद यहाँ पे लगभग 0.25% की तेज़ी है। एक बार संतोष इस पे चार्ट चेक दीजिए, आज कौन से लेवल्स अहम रह सकते हैं सिप्ला के लिए, क्योंकि अब ब्लॉक डील तो हो गई, तो इस ब्लॉक डील के बाद क्या एक मोमेंटम अगर आए तो कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए ऊपर की साइड पे? यस, सिप्ला की बात करें तो ब्लॉक डील ओपन विंडो में ही होगी, तो इसमें हमें तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है जो ओवरहैंग था वो खत्म हुआ है, स्टॉक ने डबल बॉटम बना चुकी है 1340 के आसपास। ऑन इमीडिएट बेसिस 1420 से 1440 का जो एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। जब ये 1440 क्रॉस करेगा तो एक तेजी देखने को मिलेगी इस स्टॉक में 1500 से 1520 की ओर। तो व्यू बुलिश है, 1420 से 1440 एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर सकता है। 1440 एक रेजिस्टेंस एरिया काम कर सकता है, व्यू बुलिश है पर सिप्ला पे, तो इन लेवल्स पे ज़रूर ध्यान रखिए। अगर निकलते हैं तो उसके बाद एक फ्रेश व्यू बन सकता है सिप्ला पे। पर इस बीच अगर प्री ओपन में देखें तो निफ्टी करीब 40 अंकों की बढ़त के साथ जो है शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। वह निफ्टी बैंक से भी पॉजिटिव संकेत हैं। डिम्पी, आपसे समझना चाहेंगे, आपने ये तो ज़रूर बोला था कि इन स्तरों पे कोई शॉर्ट के मौके अभी तो नहीं दिख रहे हैं, पर आज गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी में ओपन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी और निफ्टी बैंक में? ये देखिए, कल का कॉन्फिडेंस तो हाई है। कल आप शॉर्ट कवर थोड़ा करके आए हुए, तो आपने सिस्टम में से मंदड़ियों को बाहर खदेड़ा है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आपके पास मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि मेरे को बैंक निफ्टी पे कम, निफ्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट है और निफ्टी के पास मल्टीपल सपोर्ट्स है। निफ्टी ने 2 दिन में अपने लेवल को ऊपर किया, जबकि बैंक निफ्टी ने नहीं किया। आज जो बैंक निफ्टी ओपन कर रहा है ना, वो 47,923 पे कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 63 पॉइंट्स कहने को तो कम है 63 पॉइंट, लेकिन लेवल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर 48,000 के ऊपर आ जाए और सिर्फ 10 मिनट टिक जाए तो फिर आप निफ्टी छोड़ देना, फिर आप बैंक निफ्टी पे काम करना आज, क्योंकि फिर ये कवरिंग करवाएगा आज। तो आज मैं बैंक निफ्टी को सिर्फ 48,000 के पहले लेवल्स पे ज़रूर चेक करूंगा कि 48,000 के ऊपर आता है और आने के बाद कितना टिकता है। लेकिन हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिनके पास भी कोई ट्रेड है तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड अपना करें और कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। जिनके पास नहीं है, क्या वो खुलते ही ले लें, तो उसका जवाब अभी थोड़ा ना है। वजह 2 दिन की पुल बैक आप छोड़ चुके हो, तीसरे दिन आप जाग रहे हो कि हम ले लें पोजीशंस, तो वो थोड़ा रिस्की तो होगा। 1:1 का रेशो है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, 350 से 400 का रेजिस्टेंस बैंड है और 200 का सपोर्ट बैंड है। आप हो 250 पे, आप खुद ही सोच लो आप कितना पॉइंट्स कमाने जा रहे हो, कितना पॉइंट्स नीचे सपोर्ट है।
तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा। नए वाले लोग, पुराने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं। और आज बैंक निफ्टी के मैंने लेवल्स आपको बता दिए, 48,000 पहले 10 मिनट में आ जाए, टिक जाए, और अगर टिके रहे तो फिर ट्रस्ट में आज शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत बैंक निफ्टी में भी आएगी, और ये कुछ बैंकिंग काउंटर्स जैसे एक्सिस बैंक से भी रिकवरी हो सकती है। आगे बढ़े, आज जो टॉप गेनर्स मार्केट के बनने जा रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे सिप्ला ऑलरेडी ब्लॉक डील लगी है इस पे, आपको मालूम है, उसकी वजह से भी 2-2.5% ऊपर है, जैसे आप जानकारी दे रहे थे कि प्रमोटर्स होल्डिंग का लेन देन हो रहा है। इसके अलावा हिंडाल्को, टाटा मोटर्स और ग्रासिम और 3 ऐसे शेयर्स हैं जहां पे परसेंटेज में 0.1% तक की बढ़त आपको मार्केट में देखेगी। हिंडाल्को, टाटा मोटर्स और ग्रासिम तीनों स्क्रीन पे दिखाओ प्रोड्यूसर साहब। दूसरा जो आज हाई लगाएंगे खुलते ही अपना, वो एमएडएम लगाएगा, खुलते ही हीरो मोटो का अपने साल का हाई टेस्ट करेगा। ये 2 शेयर और हैं ऑटो काउंटर्स के जो आज खुलते अपने साल के हाई टेस्ट करेंगे। जो वीक काउंटर्स हैं वो उसमें भारती एयरटेल है, एचसीएल टेक और एचडीएफसी बैंक है। ये हल्के हल्के से लाल निशान में खुलेंगे, कहने को इनमें लाल टिक होगा लेकिन परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने 6 शेयर्स जो एक्सपर्ट्स के नोटिस किए थे, सुबह हमारे 3 एक्सपर्ट्स थे, उनके ट्रेड जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा। सन फार्मा, हेवल्स, दिखाइए स्पीड से, सन फार्मा, हेवल्स, एसआरएफ, बीईएल और टोरेंट फार्मा, जितने दिखा सकते हैं उतने दिखाइए और फिर देखते हैं क्या होता है। अभी 2 मिनट है बाजार के ऊपर होने में, अभी तो समय काफ़ी है। दूसरा पॉइंट आते हैं जरा बैंक निफ्टी पे। आज ऑलरेडी मैं बैंक निफ्टी कवर कर चुका हूँ। आते हैं जरा मिड कैप काउंटर्स पे। अगर आज आप वहाँ पे देखेंगे तो शुरुआत में आपको सीमेंस थोड़ा तेज़ दिखेगा। इसके अलावा ओबरॉय रियलिटी, श्री सीमेंट, नवीन फ्लोरिन, ये कुछ एक वो शेयर्स भी हैं जहाँ पे आपको शुरुआत में आज बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल मिला के मार्केट में एज सच कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है ओपनिंग में भी, लेकिन मैं कई बार बोला है कि ओपनिंग का डाटा और बाजार बंद होने तक के डाटा में बड़ा फ़र्क होता है। देखते हैं क्या होगा। संतोष सर से पता कर लेते हैं, उनसे सुबह इंडेक्स का व्यू ले नहीं पाए जल्दी जल्दी में। संतोष सर, खुलते प्लस कर लूँ क्या बैंक निफ्टी, 48,000 को एक बार वेट एंड वॉच करूँ? यस जी, मुझे लगता है कि अभी स्पेस रहेगा ऊपर जाने का, लेकिन रियल टेस्ट रहेगा आज बुल्स का, बिकॉज 22,300 के आसपास क्रिटिकल सप्लाई जोन है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 48,150 के आसपास क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि नॉर्मली एक बाउंस बैक के बाद 20 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, वहां शायद एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर किसी भी वजह से अगर वो लेवल क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट काफी ओवरसोल्ड है स्पेशली फ्रॉम द एफआईएस फ्रंट, सो अगर वो लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो मेजर शॉर्ट कवरिंग का भी कारण बन सकता है। बट इतना आसान नहीं होगा निफ्टी में 22,300 क्रॉस करना और बैंक निफ्टी में 48,150 क्रॉस करना। बिल्कुल, निफ्टी को चलाने के लिए आईटी की ज़रूरत होगी और एफआईज वहीं आएंगे। बैंक निफ्टी को चलाने के लिए बड़े बैंक के काउंटर्स की ज़रूरत होगी, एफआईज वहीं आएंगे, लेकिन वो आ ही तो नहीं रहे, यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए आईटी और बैंक निफ्टी को थोड़ा शक की निगाह से देखें। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, आप 100% ट्रस्ट ना करें कि जो 2 दिन का पुल बैक है ये सारी प्रॉब्लम्स का अंत है। अभी भी प्रॉब्लम जस के तस है। एक और चीज़ जो मेरे को नोटिस हो रही है वो है इंडिया विक्स, ये अभी भी 20 के ऊपर ही टंगा हुआ है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इंडिया विक्स से नीचे आ गया है, ये 20 के जितनी स्पीड से नीचे आएगा उतना आपके काम आएगा। ये है पहला पॉइंट। और दूसरा, आज 5 बड़े शेयर्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब शेयर अगर दिखा पाएँ जल्दी जल्दी तो ज़रा स्पीड से दिखा दीजिए, फिर 10 सेकंड बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नो चेंजेस, एचडीएफसी बैंक हल्का सा नीचे होगा 1-1.5 रुपये, टीसीएस दिखाइए, इन्फोसिस दिखाइए और साथ ही दिखा सकते, चलिए ठीक है, आप तो मार्केट ही खोल रहे हैं। 6 सेकंड बाद बाजार आपको खुलता हुआ दिख रहा है और ये बाजार की ओपनिंग अब आपकी स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे होंगे। 1400 शेयर एडवांसेस के साथ आपको स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 245 शेयरों की इस समय आप डिक्लाइंस के साथ यहाँ पे देख रहे हैं और बाजार की समय ओपनिंग हुई 50 पॉइंट बढ़त के साथ 22,270 के आसपास। और इन्फोसिस भी आपको शुरुआत में स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब ने दिखा दिया, ये आईटी का रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया विक्स आज फिर से 1.5% ऊपर खुला है, 2050 के ऊपर है। 48 पॉइंट अभी भी बैंक निफ्टी पे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन अभी भी मेरा ट्रस्ट नहीं है क्योंकि उसने 48,000 के लेवल को पार नहीं किया। पहले 48,000 लाओ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है और उसके बाद फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी सब कुछ हम चेक करते चलेंगे आपके सामने। फिलहाल मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है अभी इंडेक्स में, जब तक हम 48,000 बैंक निफ्टी का ना देख लें और जब तक हम थोड़ी बहुत और स्ट्रेंथ निफ्टी पे ना देख लें। आ जाते हैं जरा जल्दी जल्दी से, सेक्टोरली मूव कहाँ पे हो रहा है और कौन कौन से शेयर्स हैं जो अभी समय चल रहे हैं, जरा मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले जरा निफ्टी 50 काउंटर्स आप चेक करेंगे तो वहाँ पे देखिए सिप्ला ऊपर, हिंडाल्को ऊपर है, टाटा मोटर्स ऊपर है, ग्रासिम ऊपर है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको स्ट्रेंथ के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा भारती एयरटेल में भी आज करीब 0.25% तक की बढ़त आपको स्क्रीन पर दिखेगी। एडवांस डिक्लाइन अभी भी 1500 शेयरों का है।
कुल मिला के सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। 1500 शेयर और 200 शेयर हैं, तो आप इस चीज़ से सुनिश्चित हो जाइए कि बाज़ार ने ओपनिंग ख़राब की है, ओपनिंग बाज़ार ने अच्छी की है। ठीक, बस प्रॉब्लम कहाँ है? कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट की, क्योंकि सामने रेजिस्टेंसेस खड़े हुए हैं, बाज़ार को बहुत दम लगाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी, देखो आ गया वो लाल निशान में। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ऑलरेडी 40 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी सिर्फ अब 20 पॉइंट ही रह गया। ये अपने उस 48,000 के लेवल को दिखा ही नहीं पाया, टिकाना तो बहुत दूर की बात है, दिखा ही नहीं पाया। तो यही एक प्रॉब्लम है बाज़ार की कि बाज़ार के पास ताकत तो है वो, लेकिन वो इतनी छोटी सी ताकत है कि जितना हम फॉल देख के आए हैं उसके अगेंस्ट जो है बहुत कम है, बहुत छोटी सी ताकत है। और 2 दिन के हल्के फुल्के अंदाज में जो बाज़ार ऊपर आया है उससे कई लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन और क्रिएट हो गया कि हम कहीं मिस तो नहीं कर जाएंगे इस पुल बैक रैली का। ऐसा अभी तक तो नहीं हो रहा। HDFC बैंक स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, ये 0.25% इस समय नीचे है। HDFC बैंक की ही बदौलत आज बैंक निफ्टी पे एकदम से दबाव बना और अपनी स्क्रीन पर आप इस समय प्रेशर देख पा रहे हैं। मैं एक काम आपके लिए और करता हूँ, जरा मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का टोटल शेयर्स भी बता देता हूँ। 10 में से इस समय मतलब 12 में से 10 शेयर तेज़ हैं और जो टूटने वाला शेयर है वो HDFC है। ना जाने क्या हो गया है कि जिस दिन HDFC चलता है तो उस दिन एक्सिस और ICICI नहीं चलते। आज आप स्क्रीन पे दिखाओ एक बार जरा ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, आज दोनों चल रहे हैं लेकिन आज HDFC नीचे हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना वेटेज की और एक तरफा टकराने की, ये प्रॉब्लम बैंक निफ्टी पे जस के तस है। ये कंबाइन एफर्ट्स, सबका साथ सबका विकास वाला जो कंसेप्ट है ना वो बैंक निफ्टी पे भी नहीं चल रहा। निफ्टी तो जैसे तैसे करके फिर भी मैनेज कर रहा है। 38 शेयर्स इस समय निफ्टी के अंदर तेज़ हैं और उसमें सबसे ज़्यादा लीड करने वाला भारतीय एयरटेल है और सबसे कमज़ोर HDFC बैंक और L&T है। कुल मिला के मेरे को मार्केट में अभी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। फिलहाल मैं निफ्टी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग देख पा रहा हूँ, बट बैंक निफ्टी तो जूझ ही रहा है। हरे निशान लाल निशान, हरे निशान लाल निशान में अभी कोई डिसाइसिव फैक्टर्स तो नहीं बना है। ठीक है जी, आगे बढ़े। हीट मैप जरा दिखा दीजिए, फिर हम छोटे मझोले शेयर्स का भी एक रुख कर लेंगे और उसके बाद फिर ओपनिंग के सौदे भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मार्केट में कोई एक्साइटमेंट एज सच नहीं है, मेरे को तो इंडाइसिस में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। देखते हैं क्या होगा। हाँ, एडवांस डिक्लाइन ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी सरेंडर आज नहीं करेंगे। सिप्ला सबसे ऊपर दिखेगा, फिर भारतीय एयरटेल, हिंडाल्को, सबसे नीचे आपको HDFC बैंक दिख रहा है, ये 0.1% नीचे आ चुका है। तो बस यही एक प्रॉब्लम है जो आज बैंक निफ्टी को डाइवर्जेंस के तौर पर अलग थलग कर दिए हैं। और मैंने कई बार बताया जो प्रॉब्लम वेटेज की है वो आपको फिर से आज दिखी। सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, फिर अभिषेक आपसे बताएंगे कि ओपनिंग के सौदे को। जी हाँ, अगर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे शुरुआत हरे निशान में ही हुई है और कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे एक्शन है। देखिए आप सीमेंट्स में तो एक ज़बरदस्त तेज़ी देख ही रहे हैं, पर नज़र रखिए थर्मैक्स पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग 11% का उछाल हम शुरुआत में ही आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा वी मार्ट रिटेल भी आज करीब 6.5% मजबूत है, इस पर भी आप फोकस बनाए रखिए। रेपको होम फाइनेंस भी 7% की तेज़ी दिखा रहा है और शक्ति पम्प्स हमने देखा अच्छे नतीजों के बाद कई सारे ब्रोकरेजेस का भी भरोसा आया, यहाँ पे भी लगभग 6% की तेज़ी है। एक जो पूरी थीम डिफेंस की चल रही है मार्केट्स में, इसमें कई सारे छोटे मझोले काउंटर्स हैं जिनमें एक्शन है। आज अवनी का BEL पे भी रिकमेंडेशन था, उस पे ये तो एक लार्ज कैप हो गया, पर इसके अलावा अगर हम वालचंद नगर इंडस्ट्रीज देखें तो ये काउंटर भी तेज है। इनस्विफ्ट लैब जो है कल भी एक अच्छा एक्शन दिखा रहा था, आज करीब इसमें 5% की तेजी है। कुछ एक टायर काउंटर्स में प्रेशर जरूर है क्योंकि अपोलो टायर्स अब थोड़ा नीचे जरूर आया है, लाल निशान में फिसलता हुआ, पर इसके अलावा फार्मा स्पेस से IOL केमिकल्स भी अपने नतीजों के टुवर्ड्स जो है रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे 3.5% की कमजोरी है। इसके अलावा बर्जर पेंट्स में भी लगभग 2% की हम गिरावट देख रहे हैं, आरती इंडस्ट्रीज में भी लगभग 2% की कमजोरी है। और कुछ एक गिरने वाले शेयर्स की और बात करें तो बटरफ्लाई गांधी अप्लायंसेज यहाँ पे नतीजों के बाद लगभग 0.25% की कमजोरी आ रही है। और जेके सीमेंट भी एक काउंटर है जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि बिकवाली हावी हो रही है। RBZ ज्वेलर्स ये भी एक सर्किट टू सर्किट वाला काउंटर है, यहाँ पे भी लगभग 4% की कमजोरी है। पर अभिषेक अभी तक अगर हम देखें तो गिरने वाले शेयर्स की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम ज़रूर है। अगर हम एडवांसेस और डिक्लाइंस की भी बात करें तो जो बढ़त वाले काउंटर्स हैं उनका ही अभी दबदबा जो है फिलहाल मार्केट्स पे आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल 320 शेयर है लाल निशान में NSE पर और 1700 से ज़्यादा शेयर हैं हरे निशान में। और अगर आप निफ्टी के शेयरों को देखेंगे गिरने वाले, तो एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% से ज़्यादा की गिरावट हो। सबसे ज़्यादा कमज़ोर आपको दिखेगा HDFC बैंक, हालांकि वेटेज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके चलते ही आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज कुछ और जो शेयर्स हैं जो चढ़ने वाले, भारतीय एयरटेल
नंबर का इम्पैक्ट है। एनटीपीसी कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। बाकी आपको मेटल्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे शेयरों में आज भी तेजी दिख रही है। तो थोड़ी शांत शुरुआत हुई जरूर हुई है, 22,250 के आसपास तक के स्तर हैं, 34-35 अंक ऊपर आपको दिखेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का मूड इस वक्त ठीक ठाक है। सीमेंस अगर हम देखेंगे तो नंबर्स इसके अच्छे आए थे, कुछ न्यूज भी थी और उसके चलते देखने की 8% का दमदार उछाल सीमेंस के शेयर में हमें देखने को मिल रहा है। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि आज आपके लिए ट्रेड के मौके किन शेयरों में बन रहे हैं और लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। हमारे 4 एक्सपर्ट तैयार हैं आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन धमाकेदार ट्रेड बताने के लिए। संतोष मिड़ा हैं, कुश बोहरा हैं, इसके अलावा सुमित मूलचंदानी हैं और सनी अग्रवाल भी हैं। उनसे हम समझेंगे एक फंडामेंटल व्यू लेकर किसी स्टॉक पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस ओपनिंग ट्रेड की कुश आपके साथ। बताइए आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है? तो अभिषेक, यहाँ पे हमें वी गार्ड काफी अच्छा लग रहा है। कुछ सेशंस पहले हमारा रिकमेंडेशन भी था। स्टॉक में एक अच्छा खासा अपट्रेंड जो है ये बना हुआ है। आज भी अगर आप देखें तो अच्छी शुरुआत हुई है और जो भी मार्केट को खुल के 5-7 मिनट हुए हैं उसमें जो ये गेन्स है इसको पकड़ के रखा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई नियर टर्म के लिए चाहे तो 375 और 390 के टारगेट्स के लिए वी गार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो आएगा 350 के करीब। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, आई एम सॉरी। और जो आज का मोमेंटम है ये हमें लग रहा है कि और एक्सेलरेट हो सकता है एज द डे प्रोग्रेसेस। ठीक है, वी गार्ड है कुश को पसंद। 363 रुपए का भाव, 2.5% ऊपर शुरुआत हुई है शेयर की। संतोष जी, अब आपके फोकस में क्या है, क्या आपने स्पॉट किया अपनी ट्रेड के लिए? यस, मुझे मेटल स्टॉक्स में आज भी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो मेरा स्टॉक रहेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। इसमें लग रहा है कि शायद ये आज जो पुराना हाई लगाया था 170 171 के आसपास का, वो फिर से रिट्रेस करेगा। तो खरीदारी कीजिए, 165 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 170 रुपये 50 पैसे का टारगेट रहेगा। ठीक है, 170 रुपये 50 पैसे का टारगेट, बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे। सुमित जी, आपका शेयर कौन सा है, आपको क्या बढ़िया लग रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेटल पैक में ही जाना चाहेंगे तो नेशनल एल्यूमिनियम पे आप ध्यान रखिए। नाल्को काफी अच्छा यहाँ पे ओपनिंग मिला हुआ है, तो 193 करंट मार्केट प्राइस है। बाय कीजिए, 189 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 203 एंड 208। एक दूसरा स्टॉक है वेल्सपन कॉर्प। देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेशन था, लास्ट वीक भी ट्राई किया था यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने का। जो जोन है 590 टू 600 का, तो स्टॉक ने देखिए आज ओपनिंग अच्छी दी है और अभी लग रहा है कि यहाँ पे ये सस्टेन कर सकता है। तो अगर किसी को नजरिया है कुछ एडिशन के लिए तो यहाँ पे आप करंट मार्केट प्राइस पे ऐड कीजिए। 606 का करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 580 का। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक्सपेक्टेड 20% का मूव आ सकता है अगले 2 से 3 महीने में। तो 720 के टारगेट के लिए आप इसे एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है, नाल्को और वेल्सपन कॉर्प ये 2 शेयर हैं सुमित जी के रडार पर। और ठीक है, सारे के सारे हमारे ओपनिंग ट्रेड्स हो गए जहां पर आपको ट्रेड के मौके बन रहे हैं। लेकिन जरा निवेश के मौके पूछ लेते हैं और कुछ शेयरों पर फंडामेंटल व्यू भी लेते हैं। आज फिर से हम देख रहे हैं कि मेटल्स में मूव ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट फिर भी टाटा स्टील 1% ऊपर है। अगर आप हिंडाल्को देखेंगे 1.5% ऊपर कारोबार हो रहा है। सनी, आप जरा बताइए, आपसे थोड़ा सा बेहतर आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि चीन के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं इकोनॉमी के। इसके अलावा अभी ये खबरें ये भी चल रही है कि 100 करोड़ युआन का एक राहत पैकेज चीन की सरकार दे सकती है, इकोनॉमी में इन्फ्यूज कर सकती है। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जो फंड फ्लोज इंडिया में यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, लोग ये मान रहे हैं कि वो चाइना में जा रहा है, रिपोर्ट्स भी ये सजेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मेटल्स के लिए थोड़ा सा भी माहौल ठीक रहेगा कुछ समय तक? क्या एनालिसिस कहती है आपकी? अभिषेक जी, आपने बहुत सही परखा। बेसिकली मेटल्स में 2 तरह से एक सपोर्ट मिल रहा है। एक है, अगर आप ग्लोबली देखेंगे जो बड़े माइंस हैं उसमें कहीं ना कहीं एक शटडाउन देखा जा रहा है। तो इसी के चलते हमने देखा है कि जो मेटल प्राइसेस है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, काफी ऊंचे स्तरों पर है, पिछले 2 से 3 साल के ऊंचे स्तरों पर है। और उसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी
कंपनीज लाइक हिंद कॉपर जैसी कंपनीज है जो बेसिकली माइनिंग में है कॉपर की। और एट द सेम टाइम इन केस देयर इज एन रिवाइवल इन चाइना, डेफिनेटली मेटल की जो डिमांड है उसमें कहीं ना कहीं अपटिक आते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल जो हम जिसे कहते हैं इंडस्ट्री एक टेलविंड है, काफी सपोर्टिव है मेटल एज अ सेक्टर के लिए। और इसे राइड करने के दो तरीके होंगे, एक तो माइनिंग कंपनी के थ्रू वन कैन राइड दिस एंटायर रैली। तो कंपनीज लाइक हिंदुस्तान कॉपर या फॉर दैट मैटर वेदांता हो गया, विच इज अ मिक्स ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज पे प्ले देता है। मॉइल हो गया विच इज अ प्ले ऑन मैग्नीज। जिस तरह से इंडिया में स्टील का जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेटल माइनिंग कमोडिटी जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में जाता है। तो मॉइल हमें काफी अच्छा लगता है। तो और एट द सेम टाइम यही रैली को राइड करने के लिए एक मेटल प्रोडक्ट के थ्रू भी राइड किया जा सकता है। तो पाइप की जो कंपनीज हैं जैसे एपीएल, अपोलो, हाईटेक पाइप, इनके थ्रू भी ये रैली राइड की जा सकती है। एक कंपनी मेरे मिस हो गई बताने की, वही जीएमडीसी। अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल प्ले ऑन आयरन और एज वेल एज अदर मल्टीपल माइनिंग कमोडिटीज। तो जीएमडीसी भी रडार पर होना चाहिए। खैर इस समय आपको बता दो बैंक निफ्टी आ चुका है लाल निशान में। यही हमारी चिंता थी कि पहले अब 48,000 क्यों नहीं लेके आ रही। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा वीक था। पहले 10 मिनट में अगर 48,000 आ जाता, टिका जाता तो फिर काम बन जाता, लेकिन वो हुआ ही नहीं। 48,000 तो आया ही नहीं, टिकता तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, निफ्टी के अंदर वेटेज कल भी रिलायंस की काम कर रही थी, आज भी रिलायंस की काम कर रही है। कल एक्सेस और आईसीआईसीआई ने परेशान कर रखा था, आज एचडीएफसी ने कर दिया। तो बैंक निफ्टी की थोड़ी बहुत किस्मत ख़राब चल रही है, वैसे समझो आप। और मैं बताऊँ, बैंक निफ्टी के अंदर भी पुल बैक करने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी पुल बैक नहीं कर सकता। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, उसके लेवल्स, उसका सपोर्ट, उसका सब कुछ उसके हक में है। बट प्रॉब्लम क्या है, एक तो वेटेज से बड़ा परेशान है वो अपनी। 2 शेयर इधर भागते हैं, 2 शेयर इधर भागते हैं, जो पूरी एनर्जी एक जगह पर लगनी चाहिए वो बट सी जाती है बाद में इसकी। खैर जो भी है, आगे देखते हैं भी क्या होता है। ऐसा नहीं कि और एक और नुकसान है, अभी भी देखो 15-16 पॉइंट का नुकसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार यहाँ से गिर जाएगा, बट मेरा ये कहना है कि 47,800 और 48,000 फ्यूचर्स में अगर बैंक निफ्टी के बचे रहते हैं तो कोई ख़ास दिक्कत अभी तक तो नहीं है। ये आज 0.25% के एचडीएफसी टूटने के बाद भी बता रहा हूँ मैं, अभी बैंक निफ्टी अभी दिक्कत नहीं है। चाहें तो अभी भी इसके पास मौका है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा सकता है। मैं आज बार बार बैंक निफ्टी के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और दोनों के प्रीमियम्स में बहुत ऊपर नीचे होगा आज, और आपको थोड़ा प्रिपेयर भी रहना होगा। स्पीड से ऊपर नीचे प्रीमियम्स होंगे आज। निफ्टी हो सकता है साइडवेज में चला जाए। आगे बढ़े, कुछ एक शेयर्स दिखाएं। टाटा केमिकल्स वापस से 1100 की लिस्ट में आ गया, आज 2% तेज़ है। कुछ आप ही देखिए जरा टाटा केमिकल्स को, कितना बढ़िया लग रहा है ये शेयर, वापस से 1100 आ गया और स्पीड से बढ़ रहा है। आज केमिकल्स की जो रिपोर्ट आई है उसने सभी केमिकल्स को हिलाया है। जीएनएफसी, टाटा केमिकल, एक बार एसआरएफ भी दिखाओ आप स्क्रीन पे। डिम्पी देखिए, यहाँ पे टाटा केमिकल्स में जो मूव आया है ये फिलहाल काफी एनकरेजिंग है। दी ओनली चैलेंज इज कि ये स्टॉक हर बार एक अप मूव दिखा के फिजल आउट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस एक्ट करेंगे। पहला तो जो है 1100 का जो लेवल है वो, और इसी लेवल के आसपास यहाँ पे इसका 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट कन्वर्ज हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो फ्रॉम लोअर लेवल, तो उसको बिल्कुल आप 1075 का जो सपोर्ट लेवल है उसको अपना स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रह सकते हैं। 1100 का लेवल क्रॉस होते ही हमें लग रहा है कि यहाँ पे 1130 और 1170 के जो ऊपर के लेवल्स हैं ये देखने मिल सकते हैं। बट शायद हो सकता है स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस कन्वर्ज हो रहे हैं। तो फ्रेश पोजीशन अगर आप लेना चाहें तो 1100 कन्विंसिंगली क्रॉस हो, उसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन करे, फिर ही आप टाटा केमिकल्स में फ्रेश पोजीशन बनाएं। डन। एक दो शेयर मैं आपको और नोटिस कराता हूँ, जैसे यूपीएल कल 5.5% टूटा लेकिन फिर से आज ये स्पीड पे आ गया। ये भी एक केमिकल्स की ही कंपनी है। कल रिजल्ट्स का इम्पैक्ट दिखाना था इसको, तो 5% उससे नीचे आया, मतलब पोस्ट रिजल्ट्स नंबर्स आए तो उस दिन तो खैर ऊपर था, उसके बाद ये टूटा। आज ये भी ऊपर है। एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ, नोटिस करवाता हूँ, वो है डिश टीवी। छोड़ दो डिश टीवी, छोटी कंपनी है, अभी इसमें अभी दम नहीं है, अभी बहुत दम लगाना पड़ेगा इसको। अच्छा, इसके अलावा आप नहीं, वो अभी 80 रुपये पार नहीं हुआ। अडानी ग्रुप के शेयर्स लेके आई, अडानी एंटरप्राइजेस। कल क्या शानदार मूव आया 11:15 बजे के बाद से, उसके बाद डेज हाई पे अमूमन जाके शेयर बंद हुए हैं। सुमित मूलचंदानी, अडानी में से कोई शेयर जो आपको ठीक लग रहा हो? मैं समझ सकता हूँ पॉलिटिकल थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है मामला, बट फिर भी
बट ऑन द चार्ट बेसिस ऑल्सो अदानी एंटरप्राइज लुक गुड। तो यहाँ पे ही आप अपना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए, डिप्स को भी यूटिलाइज कीजिए। देखिए स्टॉक में जो एक रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है, एंड दिस इज द थर्ड टाइम 2750 से ही स्टॉक ने बाउंस दिया है। तो एक काफी अच्छा बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ था कल के डे में, काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ एक कंफर्मेशन मिला था। तो कभी भी आप इसको यूटिलाइज कीजिए डिप्स के साथ। यहाँ पे एक अगर किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 2960 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। हमें लग रहा है कि जो रिसेंट 52 वीक हाई है वो स्टॉक टच कर सकता है अगले कुछ 15 या 20 दिन में। तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 3340 का रहेगा। ठीक है, जहाँ पे ऑप्शंस के फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी बहुत पोजीशंस बनी है बट प्राइस एक्शन उतना नहीं आया, वो भी शेयर मैं आपको नोटिस करा देता हूँ। वो शेयर हैं तो कम, बट फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाए तो। यस, एक शेयर मिला है मेरे को, वो है PNB। 127 रुपये के आसपास का शेयर है। ज़रा दिखाना PNB, और 3% तेज़ है ये। ज़रा PNB दिखाइए, स्क्रीन पे लेके आइए। यस, 1%, 1.5% दिख रहा है ये। ठीक है, डन। एक बार ज़रा PNB चेक करेंगे संतोष सर आप। यस, जब पीएनबी की बात करें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर हमने देखा था, अभी थोड़ा कमजोर हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से वापस से एक बाउंस बैक नजर आ रहा है। हालांकि एक रेजिस्टेंस एरिया जरूर है 128 से 130 के बीच में, वहाँ थोड़ा सा पॉज ले सकता है, लेकिन 130 क्रॉस करेगा तब बड़ी तेजी बनेगी। नीचे 120 के आसपास ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो 120 से 130 की रेंज में अटका हुआ, इस रेंज से बाहर निकलेगा तो नेक्स्ट ट्रेंड बनेगा इसमें। ठीक है, पीएनबी को लेकर ये व्यू, लेकिन एक बार जरा मार्केट को फिर से देख लेते हैं। थोड़ी थोड़ी सी तेजी यहाँ पर बन रही है, 38-40 अंकों पर है, लेकिन निफ्टी बैंक नीचे आ गया है लाल निशान में। पूरा का पूरा जो प्रेशर अगर आप देखेंगे तो वेटेज वाला मामला है, उसको हम लोग कई बार हाईलाइट भी करते हैं। HDFC बैंक है 0.25% नीचे, और पूरा का पूरा मूड इसे स्पॉइल होता हुआ आज हमें दिख रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं, और बड़ी तेजी आज हम देख रहे हैं थर्मेक्स के शेयर में। 8-8.5% का उछाल है थर्मेक्स। इसको जरा आप सुमित जी चेक कीजिए, कैसा लग रहा है आपको शेयर, और ये तेजी शेयर को कहां तक लेके जाएगी? जी देखिए, मैं यहाँ पे फिलहाल एक न्यू फ्रेश पोजीशन के लिए अवॉइड करूंगा। दूसरी चीज, काफी टाइम हम यूज करते हैं फिबोनाची रेशियोज टू गेट द टारगेट्स। तो आज का अगर मैं हाई देखूं, तो पिछला जो स्विंग था अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं, तो एग्जैक्ट उसने जो रिजेक्शन लिया है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आई है वो डॉट 1.61 से आई हुई है। तो मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आज का ही लो का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, क्योंकि अगर आज का लो ब्रेक हो रहा है तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो न्यू पोजीशन को फिलहाल अवॉइड करें, जो स्टैंडिंग है बिल्कुल बने रहें आज के लो के साथ 4720। ठीक है, 4720 ये क्रूशियल लेवल है थर्मेक्स के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ आप जरा डीलिंग देखिए, लगातार 4 सत्र से बड़ी बड़ी तेजी हो रही है, और 4 सत्र में 100 रुपए से ज्यादा की तेजी होगी है शेयर में। 431-32 रुपए का भाव है, और करीब करीब 100-125 रुपए चल गया है ये 4 सत्रों में ही। डीलिंग क्या लग रहा है कि अभी कितना चलेगा शेयर ये? तो यहाँ पे मोमेंटम है। अब मोमेंटम इस स्टॉक को कहां तक लेके जा सकता है इन द नियर टर्म? देखिए, चांसेस है कि यहाँ पे 445 तक के जो अपसाइड लेवल्स हैं ये देखने मिल सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जैसा कि आपने बताया, इतनी शार्प मूव आई है पिछले 4 सेशंस में, तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि नई एंट्री के लिए फिलहाल तो गाड़ी छूट चुकी है। अगर आप देखें तो पिछले 2 सेशंस में इंक्लूडिंग टुडे, वॉल्यूम्स थोड़े से आपको कम होते हुए नजर आएंगे, तो सजेस्ट कर रहा है कि प्राइस एक्शन तो सपोर्ट कर रहा है, बट वॉल्यूम शायद जो ये अप मूव है इसको सपोर्ट ना करें। तो अब ये बाय ऑन डिप्स रहेगा, जिसको भी फ्रेश एंट्री चाहिए, जो भी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो उनके लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। यहाँ पे 410 के करीब मिले तो आप कंसिडर कर सकते हैं नई एंट्री, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है वो इसको 410 415 के जो लेवल्स हैं इसी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के होल्ड करें। जैसा मैंने कहा, मोमेंटम है तो 445 तक के ऊपरी लेवल्स इस मोमेंटम में स्टॉक में देखने मिल सकते हैं।
ठीक है। तो डी लिंक यहाँ पे आपके लिए राय, पर इस बीच अगर हम देखें तो कई सारे मेटल काउंटर्स जो हैं फिर से एक अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं, जैसे कि सेल, वेदांता, इन सभी में एक अच्छा मोमेंटम है। एक बार अवनी, कोई मेटल स्टॉक जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन सभी काउंटर्स में हमने एक अच्छा एक्शन देखा है, पर कोई एक स्टॉक। ठीक है, अवनी शायद अब हमारे साथ नहीं है। देवांग, क्या कोई मेटल स्टॉक आपके रेडार पे है? ओके। शायद ये गेस्ट हमारे साथ नहीं है, पर कुछ आपकी कोई राय मेटल काउंटर्स पे? तो देखिए काफी अच्छा सर्ज है, अगर मैं सारे ही नाम देखूं तो इनमें काफी अच्छा सर्ज है। सेल में हालांकि हमें लग रहा है कि रेजिस्टेंस है 170 का, तो इसमें फ्रेश पोजीशन ना लें। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। अगर 170 क्रॉस होगा तब नई तेजी देखने मिलेगी, मोमेंटम देखने मिलेगा। बट इसी के सामने अगर हम वेदांता देखें तो काफी अच्छा मूव है। 2 दिन पहले जो ब्रेकआउट आया था उसका भी आप कंटिन्यूएशन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि 455 एंड देन परहैप्स 470 के जो टारगेट्स हैं ये देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चले, अगर किसी की मल्टीपल लॉट्स हो या थोड़ी बड़ी पोजीशन हो तो फिलहाल थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड यू कैन होल्ड द रेस्ट फॉर लेवल्स ऑफ 470 475। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अच्छे मूव के बाद भी ओवरहीटिंग से दूर है, तो एग्जिस्टिंग मोमेंटम जो है उसको राइड करके चले। तो जो एग्जिस्टिंग मोमेंटम है उसको आप राइट करें। कोई फ्रेश पोजीशंस को यहाँ पे ऐड करने की सलाह तो नहीं आ रही है। पर सुमित, एक और काउंटर जिस पे आपसे राय लेनी है वो है सभी फार्मा काउंटर्स, क्योंकि देखिए सिप्ला में तो ब्लॉक डील के चलते एक रिबाउंड ज़रूर आया, पर लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, इन सब में भी पिछले 1-2 दिन से थोड़े वॉलेटाइल ज़रूर थे, पर निचले स्तरों से एकाएक अच्छी बाइंग आई है ओपनिंग के बाद। कोई फार्मा स्पेस से सिप्ला के अलावा जो कि आपके रेडार पे है? जी बिल्कुल, देखिए लुपिन का जहाँ पे आपने बात किया, तो लुपिन अभी भी मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि काफी टाइम से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 1700 का लेवल क्रॉस नहीं करता, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फ्रेश तेजी आएगी। इसी तरह से जिनके पास होल्डिंग है, यहाँ पे आप 1560 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलिए, क्योंकि यही सपोर्ट है जहाँ से बार बार स्टॉक ने बाउंस किया हुआ है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो रही है तो फिर यहाँ से डाउन साइड पॉसिबल है। बायोकॉन आज हमने सजेस्ट किया हुआ था ओपनिंग ट्रेड में, तो स्टॉक ने 2% का हाई बनाया था, और अभी भी लग रहा है कि जिनको पोजीशन बनानी है आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। बायोकॉन तो ऑलरेडी इन्होंने सजेस्ट किया ही था, और उसमें एक अच्छा एक्शन हम ज़रूर देख रहे हैं, पर क्योंकि आज पीएफसी के नतीजे हैं और नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि पीएफसी और आरईसी दोनों में ही एक अच्छा मोमेंटम है। एक बार कुछ इन दोनों काउंटर्स में से कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा हो, क्योंकि हाल फिलहाल हमने काफ़ी वॉलेटाइल होते हुए देखे। खबर के दम पे दोनों ही काउंटर्स ऊपरी स्तरों से आप पिछले 2 हफ्ते में देखेंगे तो बुरी तरीके से टूटते हुए नजर आए, पर ये जो एक रीबाउंड आया है पिछले 2 से 3 दिनों में, ग्रीन कैंडल्स भी हम देख रहे हैं। क्या पीएफसी और आरएससी के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि ट्रैक करने चाहिए? तो शिशी देखिए, फर्स्ट अप ये जो फॉल आया था इसको भी वी हैव टू टेक इन आवर स्ट्राइड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस तरीके का शार्प अप मूव इन स्टॉक में देखने मिला था। तो इतने बड़े मूव के बाद अगर मान लीजिए स्टॉक में कोई डिप भी आ रहा है तो आई थिंक वो एक एंट्री लेवल ही साबित होगा। एंड काफी वाजिब है, कहते हैं ना, दी हायर द गो द हार्डर दे फॉल। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज अप्लाइड हियर। लेकिन अगर आप एक टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है पीएफसी ने, और वहीं से रिबाउंड दिखाया है। तो मेरे हिसाब से ये फॉल जो है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पोजिशनल बेट लेना चाहें तब तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। लेकिन अगर नियर टर्म के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे 419 के करीब अच्छा सपोर्ट है, तो उसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। ऑन द अपसाइड हमें लग रहा है कि यहाँ पे 455 एंड वंस दैट इज टेकन आउट 475। यहाँ पे हालांकि गैप रेजिस्टेंस भी है, बट द स्टॉक कैन वेरी वेल मूव टू दोज लेवल्स आल्सो। तो 475 के इवेंचुअल टारगेट तक के लिए अगर कोई चाहे तो पीएफसी में अभी भी एंटर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है विद हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस की दैट दिस डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन पीएफसी एंड इन फैक्ट इन आरईसी आल्सो। ठीक है, पीएफसी आरईसी में गिरावट पर खरीदारी के आपके लिए मौके बनेंगे, लेकिन सिप्ला की तरफ से कमेंट आ रहे हैं कि नकदी की जरूरत के लिए शेयरों की बिकवाली की है प्रमोटर ग्रुप ने, और ये ब्लॉक डील हुई आज प्री ओपन विंडो में। फाउंडर ग्रुप ने यानी कि हमीद फैमिली ने, बाकी कुछ लोगों ने कंपनी के करीब करीब 2.5% हिस्सेदारी बेची है कंपनी में, और आज हम देख रहे हैं कि सिप्ला में 3% के आसपास की बढ़िया वाली तेजी हो रही है।
ये भी कहना है कि फाउंडर ग्रुप जो है कंपनी के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये सिप्ला की तरफ से कमेंट। शेयर शुरुआती उछाल के बाद थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन अभी भी 3% की अच्छी तेजी के साथ ये कारोबार करता हुआ हमें दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं, और आज भी हम देख रहे हैं कि डिफेंस में ठीक ठाक तेजी है। शिपिंग वाली कंपनियां चली हैं, मिश्र धातु में तेजी है। अगर आप शिपिंग कॉरपोरेशन देखेंगे वहां पर भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। व्यू चाहेंगे सुमित जी आपसे शोभा लिमिटेड पर। शोभा लिमिटेड ये शेयर बहुत अच्छी रफ्तार से चला है, क्या इसमें ट्रेड के मौके बन रहे हैं, या फिर शेयर चूंकि चल चुका है ठीक ठाक, अब इसको अवॉइड करना चाहिए? जी देखिए, बोला जाता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, तो यही यहाँ पे एप्लीकेबल है। बिल्कुल जिनको पोजीशन बनानी है आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। जो रिसेंटली एक हमारा लो बना है 1620 का, ये मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे जो कल का बाउंस आया था, एक छोटा सा गैप अप मिला था और सस्टेन हुआ है, और आज देखिए आज भी एक ओपन लो का कैंडिडेट है। तो बिल्कुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आप करंट मार्केट प्राइस से बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 2000। ठीक है, चलिए शोभा को लेकर ये व्यू। 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, और 6 महीने में ही शोभा का शेयर डबल हो गया है। लेकिन अब आपके लिए एक बेहतरीन हम ट्रेड बताएंगे ऑप्शन के लिए। आपके लिए मौके कहां पर हैं ये जानेंगे, और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। रुचि जी बताइए, आज आपके ट्रेड्स कौन से हैं, कहां पर मौके दिख रहे हैं आपके हिसाब से? जी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल मार्केट्स में क्योंकि मोमेंटम तो तेजी का ही है, तो तेजी साइड का ट्रेड रहेगा, जिसमें एनटीपीसी करंट लेवल्स पे हमें काफी पसंद आ रहा है। तो प्राइमरी टेक्निकली भी स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में अपने 40 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट किया है। आज अगर ऑप्शंस के डेटा देखेंगे तो हायर लेवल्स के जो कॉल राइटर्स है उनकी थोड़ी अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई है। सो मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी में यहाँ से एक अप मूव स्टार्ट हो सकता है। तो 365 का कॉल ऑप्शन अभी 7 सवा 7 के आसपास है, वो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इस पे 4.5 का स्टॉप लॉस रखे और 13 रुपए के टारगेट से इसमें रहेंगे। ठीक है, एनटीपीसी 365 वाली कॉल खरीदी है 7.25 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 13 रुपए, स्टॉप लॉस 4.5 रुपए, अधिकतम मुनाफा 8,025 और अधिकतम नुकसान होगा 4,725 रुपए का। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन है, 1:2 का है। और एनटीपीसी के शेयर में हम फिर से तेजी बनते हुए देख भी रहे हैं। चलिए कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं अपने एक्सपर्ट की। रुचि जी बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक शेयर आप जरा चेक कीजिए संतोष जी, वो है थायरोकेयर का। कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि ये जो डायग्नोस्टिक स्पेस वाली कंपनीज थी ये चल रही थी। थायरोकेयर में आज के मूव के बाद क्या आपको लगता है कि ट्रेड कोई बन रहा है इसमें? सुमित जी? जी सुमित जी, लगातार दूसरे सत्र में थायरोकेयर में तेजी। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए बाउंस तो दिया हुआ है, लेकिन अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करेगा। जो लेवल्स है 690 टू 700, क्योंकि प्रीवियसली आप देखेंगे फ्रॉम द दिसंबर 23 ये लेवल ने कंटिन्यू एक रिजेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा, अगर ये लेवल मेरे को 700 का सस्टेन कर रहा है तो ही यहाँ पे एक फ्रेश अपमूव यहाँ पे पॉसिबल है। तो जिनके पास पोजीशन है उनको होल्ड रहने का यहाँ पे सलाह रहेगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 647 का। तो बिल्कुल आप बने रहिए, और फ्रेश अगर किसी को ऐड करना है तो अबोव 700 ओनली। ठीक है, अबव 700, 700 रुपए के ऊपर ही अगर आपको अब फ्रेश पोजीशन इसमें लेनी है। आज हम मिड कैप सरकारी बैंकों में कुछ देख रहे हैं कि ठीक ठाक मोमेंटम बना हुआ है। यूनियन बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये तमाम शेयर 3%, 4% के आसपास तक के मूव दिखा रहे हैं। आपकी कहीं नजर गई है, कहीं कोई सौदा, कहीं कोई शेयर जो आपको मजबूत दिख रहा हो? तो अभिषेक देखिए, इनमें से कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहां पे एक अच्छा खासा मूव है, बट मुझे लग रहा है कि दीज आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। जैसे अगर आप बात करें
बैंक ऑफ इंडिया की या यूनियन बैंक, तो ये काफी शार्प डिप के बाद एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिखा रहे हैं। मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे जो बड़े नाम हैं आप उन्हीं के साथ बने रहें। हमें लग रहा है कि कैनरा बैंक का जो शेयर है यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू बनाया बिल्कुल जा सकता है। तो इस वॉलेटिलिटी में इट्स बेस्ट कि जो निवेशक हैं या जो व्यूअर्स हैं आपके, वो एसबीआई और कैनरा बैंक जैसे बड़े नामों के साथ ही बने रहें। अभी भी हो सकता है कि यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे जो बाकी शेयर्स हैं, इनमें थोड़ा सा प्रेशर और देखने मिले आने वाले कुछ समय में। तो सलाह रहेगी कि कैनरा बैंक और एसबीआई के साथ ही अपना जो निवेश है वो या तो जारी रखें, या अगर इनिशिएट करना चाहें तो इन स्टॉक पे ही फोकस करें। पिछले 10 मिनटों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो ये हुई है कि इंडिया विक्स 20 के नीचे खिसक गया, 1.5% का नुकसान है। कल भी इंडिया विक्स हल्के से नुकसान पे था, तो आपने बाजार को किसी तरह से ड्रैग होते हुए ऊपर आके देखा है। आज भी कुछ कुछ वैसा ही है। आप एक बार दिखाई, इंडिया विक्स 1.5% टूटा। ये 1.5% टूटना बड़ी बात नहीं है, तो चला 10% 1.5% टूटने से क्या होगा, ये टूटेगा भी और भी अगर ये टूटने पे आया तो, क्योंकि इसने एक एवरेज ब्रेक कर दिया अपनी। और ये अगर एवरेज चल गई, मैं 15 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूँ, तो मेरा अपना मानना है 18 तक भी आज ही आज में आ जाएगा। एंड ट्रस्ट में, अगर 18 तक में आज ही आज में आ जाता है तो बैंक निफ्टी को एक ट्रिगर मिलेगा। आपको मैं फिर से दिखाता हूँ बैंक निफ्टी, ये 47,920 के आसपास आ गया है। 48,000 आते ही एक शॉर्ट कवरिंग का बटन दबा सकता है ये, ठीक। तो आप ना बैंक निफ्टी को वॉच करके रखो। इंस्पाइट ऑफ दिस की एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी आज बाजार की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। ये पहला पॉइंट है जो मेरे को आज नोटिस हो रहा है। दूसरा, निफ्टी के अंदर आज रिलायंस की वेटेज बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैनेज करवा रही है। ये कल भी था और आज भी कंटिन्यूटी इफेक्ट दे रहा है। रिलायंस करीब करीब 0.25% ऊपर है। तो जितना विक्स गिरेगा, जैसे 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आएगा, रिलायंस खड़ा है, तो आपके शेयर्स को शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर दबेगा। अभी नहीं दबेगा, ये सारी चीज़ें कंडीशन अप्लाइड होने पर ही होगा, बट ये हो सकता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ, और ये बहुत फास्ट भी होगा, बहुत तेज़ भी होगा, ठीक। आगे बढ़े, कुछ कुछ और शेयर्स जरा चेक करवा लें जहाँ पे स्पीड से मोमेंटम आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, सुमित जी आप ही जरा शेयर देख के बताइए ना, आपने कौन सा शेयर देखा है। भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। 10 बजने को आने वाली है अभी वो लेवल्स फ्रीज हुए होंगे। 10 बजे जब रिंग सेरेमनी होगी तब आपको वहाँ पे भी ले चलूँगा। ये 2 लिस्टिंग है आज की, टीबीओ टेक और साथ ही आधार हाउसिंग, दोनों की अच्छी सब्सक्रिप्शन हुई थी। एक अभी बिल्कुल फ्लैट है, शायद इसके रेट अपडेट नहीं हुए अभी, और दूसरा वो 55% ऊपर है। ये कुछ तस्वीरें आप वहाँ की देख पा रहे हैं। 10 बजे बेल रिंग सेरेमनी वहाँ पे कंप्लीट होगी, तब मैं आपको वापस ले चलूँगा। मैनेजमेंट अपनी अपनी बातें वहाँ पे रख रहा है। तो आधार और टीबीओ टेक दोनों के आप लिस्टिंग आज देखेंगे, और टीबीओ टेक के तो प्राइस अपडेटेड है, शायद आधार के भी प्राइस आपको दिखाना है, बाकी अभी अपडेटेड नहीं है वो। आगे बढ़ें। अच्छा, मैं आपसे शेयर पता करने वाला था। सुमित जी आपने कोई शेयर देखा है क्या? जी देखिए, यहाँ पे नजर रहेगी टीवीएस मोटर्स पे। आज ओपनिंग मिली थी, अभी स्लाइटली एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस किया था आज सुबह, दैट इज अराउंड 2140। तो हमें लग रहा है कि ये एक कैंडिडेट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, लेवल्स का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2110 का। हमें लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से करीबन 70 से 80 पॉइंट ऊपर अपसाइड में एक मोमेंटम बना सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 2214। इसके अलावा कुछ एक और शेयर आपको मैं दिखाता हूँ। एक बार जरा आप दिखाइए ओबरॉय रियलिटी। ओबरॉय रियलिटी के अंदर कुछ कोई ट्रेड बनता है क्या, जरा चेक करना, जरा जल्दी से चेक करते जाइए स्पीड से। तो देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है ट्रेड बनता है, अच्छा खासा एक अपमूव हमें देखने मिला है, बट वो सस्टेन भी हो रहा है, विच इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 1575 का रेजिस्टेंस था, उसे क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई फ्रेश पोजीशन चाहे तो 1660 या 1690 के टारगेट्स के लिए एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस है यही 1580 के आसपास का जो सपोर्ट जोन है इसके करीब रहेगा।
ठीक है, 70 पॉइंट ऊपर आके निफ्टी इस समय 22,290 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में है। ये 56 ही पॉइंट ऊपर है, लेकिन मेरी नज़र बैंक निफ्टी की आज 4800 के लेवल पे है। एक बार 4800 दिखाएगा तो फिर आगे की जर्नी शायद थोड़ी और अच्छे से बनती हुई दिखेगी। देखते हैं क्या होगा। आप मेरे वर्ड्स को ऐसे मत लेना कि आप सीधा पंचिंग करने पे आ जाओ, अभी तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, लेकिन मैं फिर भी नोटिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको भी पता रहे, अपनी स्क्रीन पर आप भी वो लगा पाओ, बस और कुछ नहीं है। ठीक। संतोष मीना, आपने कोई शेयर ढूंढा है क्या इन बिटवीन? आपको कोई शेयर ठीक लग रहा हो तो? यस, मेरी नज़र मेटल स्पेस पे ही है। वेदांता में एक तो मोमेंटम बना हुआ है, मुझे अब टाटा स्टील भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है, तो इस स्टॉक को भी नजर रखिए। ये स्टॉक लग रहा है कि शायद 170 के लेवल को निकाल सकता है, तो ऑन इमीडिएट बेसिस 170 का टारगेट रहेगा। 165 के स्टॉप लॉस से आप कर सकते हैं। 70 क्रॉस करता है तो 174 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ शेयर्स हैं। आप मेटल काउंटर्स पे तो खैर हमारी कल परसों से नज़र है। आपको मैं इंडिया विक्स फिर से दिखा देता हूँ 1% नीचे। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दो, F&O वाली एडवांस डिक्लाइन जो हम दिखाते हैं अमूमन, वो भी ज़रा दिखाना आप। वहाँ पे आप देखोगे आज फिर से लॉन्ग की जो तादाद है, आपको तो खैर टोटल पता लगेगा, मैं आपको यहीं से देख के बता दूंगा। 111 है यहाँ पे, इसमें जो 111 में से ना 91 लॉन्ग है जिन्होंने आज ख़रीदा है, और शॉर्ट कवरिंग 20 है। तो ये अच्छा साइन है कि आज शॉर्ट कवरिंग कम और लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस कि मार्केट के पास सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के अलावा कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आज शुरुआत में बड़ी मेहनत हो रही है। मैं बताऊं बुल्स की तरफ से, मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि बुल्स इतनी मेहनत भी करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। आज एक तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये काम आ जाएगी आपके। देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो ज़्यादातर चीज़ें ठीक करने की कोशिश में बैंक निफ्टी और निफ्टी खुद से दोनों ही स्टॉक्स लगे हुए हैं। एक दो शेयर और पता करते हैं, एक ITI और एक MMI। फैक्ट दिखाओ, फैक्ट, ITI छोड़ दो, फैक्ट FACT फैक्ट 4% ऊपर होगा। सुमित मुलचंदानी जरा चेक करना है शेयर को। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे काफी अच्छा एक बेस बना था स्टॉक का, और आज एक छोटा सा यहाँ पे गैप अप दिया हुआ है, तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक बात करें रेजिस्टेंस की, तो जो पिछले टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिला था डेट वाज अराउंड 740 लेवल्स। तो लेकिन जो मोमेंटम बन रहा है एज ऑफ नाउ पॉजिटिव है। RSI भी स्लोली स्लोली एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो जो रियल एक लग रहा है कि मोमेंटम बनेगा वो अबव 730 बनेगा। लेकिन जिनके पास है आप यहाँ पे होल्ड रखिए और लेवल्स पे ध्यान रखिए 730 के ऊपर। ठीक है, तो ये फैक्ट्स के ऊपर रिकमेंडेशन मिल गया। बाजार इस समय करीब 65 पॉइंट ऊपर है। मेरी नज़र बार बार उसी चीज़ पे जा रही है जो मैं आपको बार बार नोटिस करवा रहा हूँ। आप एक दो चीज़ें और भी मैं आपको दिखाता हूँ जो थोड़ा मार्केट के लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार ज़रा आप लॉन्ग पोजीशंस वाले शेयर्स में से सूची में दिखता हूँ, उसमें से कोई अच्छा शेयर दिखता है तो आज सीमेंस बढ़िया है, शायद दिन भर आज नहीं गिरेगा। एक बार दिखाना सीमेंस को, आज या दिन भर में नहीं, फ्यूचर वाली पीरियड दिखाते हैं ना किसी भी शेयर्स की। अब सिप्ला भी आज जल्दी जल्दी अब नीचे नहीं आएगा। आज इसने ऐसी पोजीशनिंग अपनी फिट कर ली है। शायद टाटा केमिकल्स भी आज नीचे नहीं आए जल्दी जल्दी, इस शेयर को भी आप ध्यान रखिएगा। एक दो शेयर मेरी लिस्ट में और है, जरा मैं वो और चेक कर देता हूँ कि जहाँ पर आज मोमेंटम है। PNB मैंने पता कर लिया, यस। नवीन फ्लोरिन, एक बार जरा ये दिखाना संतोष सर, एक बार जरा नवीन फ्लोरिन भी चेक कर लो। आज आपकी लिस्ट में SRF था। यस, UBS का अपग्रेड आया, उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया, ऊपर खुला था, प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। फिर मुझे लगता है कि लोअर लेवल से फिर से सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी, तो ध्यान रखिएगा लोअर लेवल से इसमें रिकवरी आ सकती है। 33-30 के आसपास आप खरीदारी करते हैं, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 32-90 का। रिकवरी आती तो ऊपर में टारगेट 3500 तक के रहेंगे। ठीक है, तो नवीन फ्लोरिन यहाँ पे ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी बिकवाली ज़रूर आई है, पर ये जो अपटिक है वो हमने देखा था कि UBS के नोट के बाद आई थी। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स की बात करें तो जी हाँ, जितने भी बढ़ने वाले शेयर्स हैं इनका जो दबदबा है वो काफ़ी अच्छा आज देखने को मिल रहा है। पर बर्जर पेंट्स यहाँ पे लगभग 3% की कमज़ोरी है, और कुछ लगातार हम देख रहे हैं कि बर्जर पेंट्स में गिरावट का ही ट्रेंड जारी है। अब कौन से लेवल सामने आ रहे हैं बर्जर पेंट्स के लिए, कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए जो रीसेंट लो है करीब 470 के आसपास का, आई थिंक मुझे लग रहा है ये भी ब्रेक हो जाएगा। जिस तरीके का हम इसमें डाउनवर्ड मोमेंटम देख रहे हैं,
हर राइस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही साबित हुई है। तो मुझे लग रहा है कि 470 का एक लेवल है, उसको नियर टर्म के लिए वॉच करें, बट वंस दैट इज टेकन आउट, आई थिंक 445 शुड बी द नेक्स्ट लेवल टू वॉच फॉर। इन एनी केस, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, दे विल बी बेटर ऑफ एग्जिटिंग एट दीस करंट लेवल्स, क्योंकि जिस तरीके का सेटअप हम बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 445 तक के लेवल्स ऑन द डाउन साइड देखने मिल सकते हैं। तो नो पॉइंट होल्डिंग ऑन। ओवरऑल नेगेटिव है कि आप बाय करें यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। 445 के करीब अगर सपोर्ट लेके रिबाउंड करता है, तब तक ओवरसोल्ड टेरिटरीज अप्रोच हो चुकी होंगी, तब हम कंसिडर करेंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से इसमें किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो एग्जिट कर जाए। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो वहाँ पे एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो सपोर्टिव नहीं है, उसके चलते हम एक रिएक्शन ज़रूर देख रहे हैं। पर इस बीच ABFRL, क्योंकि AB ग्रुप ऑफ काउंटर्स के कुछ स्टॉक्स जो हैं वो फिर से एक बार रिबाउंड दिए। आज सुबह मैं देख रही थी कि AB कैपिटल भी ग्रीन में था। एक बार संतोष, ABFRL पे राय देंगे, डेज हाई के आसपास है और हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से करेक्ट ज़रूर हुआ था, पर कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश भी कर रहा है और ऊपर के भी इसके लेवल्स जो हैं टिक बाय टिक दिख रहे हैं। भसीन जी भी इसको कई बार रिकमेंड ज़रूर कर चुके हैं, पर टेक्निकल फ्रंट पे क्या कुछ दिख रहा है ABFRL के लिए? यस, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। स्टॉक में तेजी देखते हमने करेक्शन आया था, फिर 20 डेमो वगैरह से बाउंस बैक कर रहा है। थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जरूर हो सकता है 265 के आसपास, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 280 तक की एक जर्नी हम देख सकते हैं। व्यू बुलिश है, 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, व्यू बुलिश है यहाँ पे। 260 के एक स्टॉप लॉस के साथ जो है आप ABFRL को होल्ड कर सकते हैं। पर इस बीच जितने मेटल काउंटर्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहे हैं, पर टाटा केमिकल्स भी आज अच्छा रीबाउंड कर रहा है। एक बार सुमित इस पे चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि टाटा केमिकल्स हालांकि यहाँ पे कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है, पर कहीं 2.5% की तेज़ी दिखा रहा है। 1000 रुपये के ऊपर फिर से डिसाइसिवली अपने आप को होल्ड करने में कायम है। कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल मोमेंटम बना हुआ है, एक डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन है। 1020 से 1040 का जो जोन है, काफी एक अच्छा सपोर्ट जोन था। और स्टॉक ने जो परसों का सेशन, कल का सेशन एक बनाया, टाइप ऑफ हैमर टाइप फॉर्मेशन है, जो एक बाइंग सजेशन देता है। तो बिल्कुल यहाँ पे किसी को अगर न्यू पोजीशन बनानी है, आप बना सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रहेगा, करीबन 1060, जो 3% का है। तो हमें लग रहा है कि ये पिछला स्विंग जो था, यू बॉटम अपना कंप्लीट कर सकता है फॉर द लेवल्स ऑफ 1190। ठीक है, टाटा केमिकल्स को लेकर ये व्यू। लेकिन हमारी आज नज़र है TBO टेक के लिस्टिंग पर और आधार हाउसिंग के लिस्टिंग पर। ये दोनों लिस्टिंग थोड़ी देर में हम एक्नॉलेज भी करेंगे, आपको बताएंगे कि लिस्टिंग किस तरह से होगी। हालांकि जो प्री ओपन के जो भाव सेटल हुए हैं, TBO टेक की तो अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद है, लेकिन आधार हाउसिंग जैसा कि हम पहले भी मान के चल रहे थे और ऐसी आपको हमने सलाह दी भी थी अपने खास सेगमेंट IPO कॉर्नर में कि आधार हाउसिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल के ना रखें। TBO टेक से स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की उम्मीद हमने बताई थी आपको। और 1380 रुपये का भाव है, 460 रुपये ऊपर 50% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। और आधार हाउसिंग ये सपाट लिस्टिंग होगी, तो इसकी लिस्टिंग पर तो नजर रहेगी। लेकिन फटाफट एक कुछ और शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। एक बार जरा आप चेक कीजिए PB फिनटेक जरा आप चेक कीजिए। कुछ PB फिनटेक बताइए, इसमें किस तरह के आपको मूव्स दिख रहे हैं, क्या लेवल्स मान के चलना चाहिए इसमें? तो अभिषेक, कंसोलिडेशन फेज में है स्टॉक, और हो सकता है कि थोड़ा समय और यहाँ पे स्पेंड करें, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बायस मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। तो किसी का अगर 3 से 6 महीने का व्यू हो तो इसमें बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। ये कंसोलिडेशन एक बेस बन रहा है स्टॉक के ऊपरी लेवल्स के लिए, जो मूव है वो रेडी करने के लिए। तो ऑन द अपसाइड यहाँ पे 1350 एंड 1425 तक के लेवल्स जो है ये देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है वो ऑलमोस्ट, मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 1225 के पास आ रहा है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन फेज में है, तो अक्यूमुलेट करके चले। 1450 1425 तक के लेवल्स ऑन द अपसाइड देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 1400 से ऊपर के लेवल आपको PB फिनटेक में देखने को मिल सकते हैं। JSW एनर्जी आप जरा व्यू दीजिए इस पर सुमित जी। हालांकि बहुत समय इसकी लिस्टिंग को हुआ नहीं, लेकिन ये 600 रुपये के ऊपर के भाव हैं। और अगर इसकी अगर हम रफ्तार देखें तो रफ्तार इसकी ठीक ठाक रही है। क्या व्यू होगा आपका JSW एनर्जी को लेकर?
अभिषेक जी, जिनके पास है ऑलरेडी पोजीशंस, एक बार आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि देखिए अपसाइड में जो जोन था 640 से 650 का, यहाँ पे स्टॉक ने थर्ड टाइम 640 का अटेम्प्ट किया है और फिर से आज एक रिजेक्शन मिला है। सो एज ऑफ नाउ तो इन्वर्टेड हैमर का जो एक साइन है वो एक सेलिंग प्रेशर होता है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहूंगा और न्यू पोजीशंस को मैं फिलहाल यहाँ पे अवॉइड करूंगा। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे 588 का एक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर उसके नीचे आ रहा है तो फिर मुझे लग रहा है कि एक 5 से 10% का और डाउनसाइड मूव यानी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, ये सलाह है आपके लिए। लेकिन आप देखिए अपनी स्क्रीन पर आधार हाउसिंग की उम्मीदों के मुताबिक सुस्त लिस्टिंग ही हुई है, अच्छी लिस्टिंग हुई है टीबीओ टेक की, जो कि एक ट्रैवल रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ये कंपनी मुहैया कराती है ट्रैवल कंपनीज के लिए, ट्रैवल एजेंसीज के लिए, होटल्स के लिए, और बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी है। 54% ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई है 500 रुपये के प्रीमियम पर, और आधार हाउसिंग की बेहद सुस्त सपाट लिस्टिंग। हालांकि अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आधार हाउसिंग को भी ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिला था, बहुत ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल से आईपीओ भरा हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। 27 गुने के आसपास की सब्सक्रिप्शन के फिगर हमने देखे थे। और टीबीओ टेक की बात करें तो टीबीओ टेक करीब करीब 87 गुना ये आईपीओ भरा था, और उसके हिसाब से अपनी अपेक्षा के अनुरूप एक बेहतरीन लिस्टिंग हम देख रहे हैं टीबीओ टेक की। 54-55% ऊपर ये शेयर लिस्ट हो गया है, 1420 रुपए का भाव है। देखते हैं लिस्टिंग के बाद इसकी चाल क्या होती है। लेकिन जैसा कि आपको रेकमेंड किया गया था, चूंकि दोनों के दोनों आईपीओ एक ही दिन खुले थे, आशा जैन हमारे साथ थी, उन्होंने यही कहा था कि अगर आपको दोनों आईपीओ में से चुनना है तो टीबीओ टेक चुनिए, और साफ साफ उन्होंने बोला था कि बड़े लिस्टिंग गेन के लिए आपको पैसे लगाने हैं, वो लिस्टिंग गेन दिख भी रहा है। 54-55% ऊपर ये शेयर आज लिस्ट हुआ है, 1420 रुपए का भाव टीबीओ टेक में है।